आप खुद से ये कसम खा लेना कि मैं फ्री का कॉन मतलब एक रोज़ कॉन कॉल पढ़ूँगा फ्री में, जब तक मेरी जॉब नहीं लगती। जिस दिन जॉब लगेगी ब्रो, उस दिन से आपको कॉन कॉल पढ़ने का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, फॉर लाइफ। ये सेशन में आज हम लोग कॉन कॉल कवर करेंगे, हाउ टू रीड कॉन कॉल्स। ये क्या एक ऐसा टूल है जो आपको हमेशा साथ में लेके चलना है? मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मैनेजमेंट एनालिसिस करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करोगे, रेशियो एनालिसिस करोगे, इंडस्ट्री का एनालिसिस करोगे, पीयर एनालिसिस करोगे, इन सब का एनालिसिस करोगे। ये मान लो ये सारे एनालिसिस किताब पढ़ने जैसे हैं, है ना? तो कॉन कॉल को समझना, कॉन कॉल को ढंग से एनालाइज कर पाना इज अ चश्मा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्या एनालॉजी बिठाई है मैंने, आप समझ पा रहे हो? आप चश्मा लगा के क्या किताब ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा तेज तरीके से पढ़ पाते हो क्या? अगर आप मेरी बात, आपकी क्या विजन क्लैरिटी मिलेगी आपको, तो कॉन कॉल के आपके इक्विटी रिसर्च के अंदर वो विजन लेके आएगा, आपके अंदर वो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेके आएगा। क्या तू जब तक रिसर्च करता है तब तक क्या दिन में एक कॉन कॉल पढ़ना ही पढ़ना है तेरे को, जब तक तेरी नौकरी नहीं लगती है तब तक? क्योंकि अभी तू अगर फ्री में कॉन कॉल पढ़ लेगा ना, रोज का एक कॉन कॉल अगर फ्री पढ़ेगा, जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक, कसम खा लेना अपने आप से, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप खुद से ये कसम खा लेना कि मैं फ्री का कॉन मतलब एक रोज कॉन कॉल पढ़ूंगा फ्री में, जब तक मेरी जॉब नहीं लगती। जिस दिन जॉब लगेगी ब्रो, उस दिन से आपको कॉन कॉल पढ़ने का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, फॉर लाइफ। इसका मतलब ये है कि जॉब लगने के बाद क्या आपको दिन के 3 कॉन कॉल्स पढ़ने हैं? 100%। आप समझ नहीं रहे हो। सर, मैं तो सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हूँ। ऑटोमोबाइल में गिनती की 5-6 कंपनियाँ हैं। समझना, 6 कंपनियों के 1 क्वार्टर में 6 कॉन कॉल, ये तो मैं 5 दिन में खत्म कर दूँगा। उसके बाद क्या करूँगा? बाकी टाइम बैठ के क्या करूँगा? आप बोल रहे हो दिन के 3 कॉन कॉल पढ़ना है, ऐसा नहीं होता। क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आइसोलेशन में काम करती है? क्या लगता है आपको? अगर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में कोई बड़ा बॉटलनेक आ जाए, टायर इंडस्ट्री के अंदर कोई बॉटलनेक आ जाए, तो क्या मारुति की कार शोरूम पे खड़ी हुई दिखेगी आपको? मान लो ऐसा कुछ हो जाए तो, कोई बड़ा बॉटलनेक आ जाए, रबर ही नहीं मिल रहा है पूरी दुनिया में, क्या करोगे आप? एक टायर 40,000 रुपए का, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए जा रहा है। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। कॉस्ट ही उसकी इतनी बैठ रही है, रबर सडनली प्रीशियस हो गया। कुछ भी मैंने ऊट-पटांग बना दिया इसमें। समझ रहे हो? किसी भी तरह से कुछ वैल्यू चेन डिसरप्शन हो गया, कोई सप्लाई चेन का डिसरप्शन हो गया, जो सबसे हाईएस्ट रबर प्रोड्यूसिंग कंपनी है उसको उड़ा दिया, किसी ने गलती से मिसाइल चला के, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम। क्या कार पे इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा। ऑटो एंसिलरी कंपनीज जितनी भी हैं आपकी, ऑटो एंसिलरी कंपनीज मतलब आपकी जो मारुति अपनी मदरसन सुमी हो गई, ठीक है? आपका ये बीएलडब्ल्यू सोना हो गई, ये सारी जो कंपनीज है, प्रिसिजन इंजीनियरिंग बिजनेसेस हैं, ठीक है? केपीआईटी टेक्नोलॉजीज हैं, ये सब, क्राफ्ट्समैन है, ल्यूमैक्स है, यस, उनो मिंडा है, बहुत बड़ी कंपनी उनो मिंडा, समझिए। हाँ, बहुत सारी है, साशी ग्लासेस, ये वो। अब ये सब का भी समझना तो पड़ता ही है ना कि क्या चल रहा है ओवरऑल, तभी तो समझ में आएगा आपको। मेरी बात समझना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आप समझ नहीं रहे हो। अगर आप जिस कंपनी को, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ बस, अभी मैंने अभी तक पढ़ाना शुरू नहीं करा है कॉन कॉल। मैंने कुछ भी नहीं, मैंने ये भी नहीं बताया कि अपन अभी क्या-क्या पढ़ेंगे। मैं सिर्फ एक फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। मान ले तूने तेरे मैनेजमेंट से बात करी, तेरा मैनेजमेंट बोलता है सर बहुत ही ड्राई कंडीशन है, आप तो ऐसा देखो कि बिल्कुल फटके 4 हो गई हमारी, हम तो 6-7% की ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आप समझ नहीं रहे हो, ऑटोमोबाइल क्या डायरेक्ट डायरेक्ट इंडिकेटर बनता है क्या जीडीपी ग्रोथ का? यस। किसी भी देश की अगर आपको इकोनॉमी की कंडीशन देखनी हो, तो आप ये देखिए उस देश में ऑटोमोबाइल की क्या कंडीशन है। आप पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल की कंडीशन देखो वर्सेस आप इंडिया में ऑटोमोबाइल की कंडीशन देखो। मेरी बात समझ में आ रही है? आप यूएस में ऑटोमोबाइल की कंडीशन देखो कि ऑटोमोबाइल कितना बिक रहा है। ये इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर तो एग्जैक्टली डायरेक्टली लिंक कर जाता है ना? बड़ा इंडिकेटर है, तभी क्या सरकार हर महीने निकालती है। सरकार हर महीने ये डेटा नहीं निकालती कि कितने फ्लैट लेंगे, कितने फ्लैट बिके, जबकि ये डेटा तो सरकार के पास डायरेक्टली अवेलेबल होता है।
मेरी बात समझ रहे हो? हर मकान की रजिस्ट्री करी जाती है ना गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट तो 1 मिनट में खींच सकती है पूरा डेटा। उसको तो एक चिट्ठी लिखनी है सारे स्टेट को कि भेजो 31 तारीख को सारा का सारा डेटा कंसोलिडेट करके। कितने मकान बिके, कितने-कितने रुपए में। हाँ, ठीक है, गाइडलाइन वैल्यू पे वैल्यू आएगी बट आ तो जाएगी। बट दे चूज़ टू गिव यू द डेटा ऑफ ऑटोमोबाइल। दे चोज़ टू शेयर द डेटा ऑफ ऑटोमोबाइल विथ एवरीवन। व्हाई? बिकॉज़ इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विथ द इकोनॉमी। अब आपकी कंपनी बोल रही है 7%, 8%। आपकी कंपनी जिस कंपनी से हेडलाइट बनवाती है कि स्पेशल तरह की, उस कंपनी से बात करिए, वो बोल रहा है 20-25% की ग्रोथ है हमारे बिज़नेस में तो। है ना? और वो कंपनी आपकी मतलब वो कंपनी का 40% रेवेन्यू आपकी कंपनी दे रही है। क्या दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं स्टेटमेंट्स? ये बहुत रेयर होता है, हो जाता है, पकड़ पाते हो आप ऐसे। मेरी बात नहीं समझ रहे हो आप? हर जगह क्या कॉन कॉल का यूज़ होगा क्या? सीखने में क्या कॉन कॉल का यूज़ होगा लर्निंग में? आपको पता है, मैं आज आपको तरीका बताऊँगा। जैसे कल अगर आपको थोड़ा-सा भी याद हो, पिछले सेशन में अपन एक शब्द का ज़िक्र कर रहे थे, सक्सेशन प्लानिंग करके, याद है आपको? मैंने मुकेश भाई का ज़िक्र करा, हैप्पीएस्ट माइंड वीआरएल का ज़िक्र करा, है ना? अब सक्सेशन प्लानिंग के बारे में मान लो आपको पढ़ना है। ए भाई, मेरी बात समझना इधर। सक्सेशन प्लानिंग के बारे में आपको और समझना है। ये तो 2-3 कंपनी मैंने ऐसी ऊपर-ऊपर से बता दी जो मेरे को पता है। बट इसके अलावा और भी कंपनीज़ हो सकती है कि जहाँ सक्सेशन की चैलेंज हो, सक्सेशन प्लानिंग का चैलेंज हो। तो मैं आपको एक तरीका बताऊँगा, जहाँ पर आप सक्सेशन प्लानिंग वर्ड डालोगे और सक्सेशन प्लानिंग वर्ड हिंदुस्तान की जिस भी कंपनी के कॉन कॉल में आया होगा, आज तक, वो सारे कॉन कॉल आपके सामने प्रकट हो जाएँगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप एक वर्ड डालते हो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, आप एक वर्ड डालते हो रेजिग्नेशन, क्या ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है सीखने के लिए किसी भी कंपनी के लिए? अगर रेजिग्नेशन के ऊपर सवाल उठ रहा है तो सर जरूरी नहीं है चेयरमैन रेजिग्नेशन पे सवाल उठे, एम्प्लॉय रेजिग्नेशन पे सवाल उठ रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर कॉन कॉल तक बात आ गई है तो मेरी बात समझ रहे हो? मार्जिन प्रेशर, मेरा ये बोलना है राजा, है ना, कैश फ्लोस, मेरा ये बोलना है, तू जैसे जैसे जो जो चीजें सीखते जाएगा, क्या हर उस एक कीवर्ड पे तू कॉन कॉल सर्च कर सकता है क्या कि कॉन कॉल के अंदर ये बात हुई है कि नहीं हुई है, ये चीज का जिक्र करा है कि नहीं करा है? सर इससे होगा क्या? अभी अपन आज आज की क्लास खत्म होते होते क्वेश्चन पूछोगे ही नहीं आप तो शुरुआत देख रहे हो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। सर इससे होगा क्या अगर मैं ऐसा करता हूँ? तो मान लो जैसे आपने मेरे को बताया बायबैक, है ना, कि बायबैक करके एक वर्ड है। आपने मेरे को बताया प्रमोटर होल्डिंग, कि प्रमोटर होल्डिंग करके एक वर्ड है। अब ये वर्ड आपने तो नॉर्मल क्लास में बताया, आज मैंने आज सीखा ये शब्द, है ना, या इस ये शब्द मुझे पहले से पता था, आपने आज इस पे 35 मिनट का डिस्कशन कर दिया किसी रिकॉर्डिंग में। तो मैंने वो शब्द नोट करके रख लिया, प्रमोटर होल्डिंग। आज मान लो बायबैक, प्रमोटर होल्डिंग और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, इन 3 चीजों पे बात हुई क्लास में। तो ये 3 बड़े कीवर्ड्स आपने नोट कर लिए। इतना तो होता ही, इतनी फ्लो तो मिल ही जाएगा ना आपको क्लास का कि मैं किस चीज पे बात कर रहा हूँ। जैसे आज कॉन कॉल पे बात हो रही है, कल किन 4 मुद्दों पे बात हुई थी मैं बता सकता हूँ आपको अभी के अभी। कल इन 4 मुद्दों पे बात हुई थी। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो वहां से क्या कीवर्ड अगर मैं कॉन कॉल में डालता हूं, बैक रिसर्च करता हूं, तो उससे फायदा क्या होगा? 2 चीजें। नंबर 1, एक, तेरी अंडरस्टैंडिंग जितनी बेहतर कॉन कॉल से बन सकती है उतनी बेहतर नॉर्मल गूगल सर्च या चैट जीपीटी पे तू डायरेक्ट सर्च करेगा ना कि बायबैक क्या होता है, तो नहीं बन सकती। मेरी बात समझना, कॉन कॉल पे जाने के पहले क्या तेरे को वर्ड का मतलब पता होना चाहिए? पता होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि बायबैक क्या है, तो क्या आप बता पाओगे मेरे को कि बायबैक क्या है? क्या आप सबको पता है कि बायबैक क्या होता है? जब कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से खरीद लेती है, शेयर होल्डरों को बोलती है ये लो पैसे ले लो, शेयर होल्डर बोलेगा क्यों दूंगा पैसे तुमको, क्यों लूं पैसे तुमसे, तुमको क्यों बेचूं ये शेयर? तो कंपनी बोलती है बाजार में शेयर कितने का चल रहा है? तो बोलती है 400 रुपए। फट से एक थप्पड़, मैं कितने का बेच रही हूँ? 520 रुपए। लेना है कि नहीं लेना है? 30% ऊपर लेना है मालिक। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि आपको 520 में बेच के क्या फिर जाके बाजार से शेयर खरीद लूंगा मैं? मेरे पास तो ऑप्शन है ना। अगर लिक्विडिटी है तो आपको बेचने के पहले ही और शेयर खरीद लूंगा। कुछ भी हो सकता है, फालतू की बात, समझना मेरी बात। ये बायबैक है, ये आपको पता है। अगर ये टेक्निकली पता है ना,
तब आपको कॉन कॉल में घुसना है। क्योंकि कारण क्या है पता है? कोई भी चैट जीपीटी, कोई भी किताब, कोई भी गूगल पे, कोई फोरम, कोई ब्लॉग आपको है ना सिर्फ एकेडमिकली बात करेगी उसके ऊपर कि बायबैक क्या होता है, बायबैक की अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, बायबैक के रूल्स क्या होते हैं, बायबैक के रेगुलेशंस क्या होते हैं। क्या आप ऑलरेडी 11वीं से पढ़ रहे हो बायबैक क्या होता है? अकाउंटिंग एंट्री पास करी कि नहीं करी तूने बायबैक की बता? कैपिटल स्ट्रक्चर वाले प्रोसेस में, कैपिटल अकाउंटिंग के अंदर, जहां पर शेयर इशू करते हैं। अरे पार्टली पेड अप शेयर की एंट्री पास करी भाई, क्या बात कर रहे हो आप? तभी तो आए इधर हम, है ना? तो ऐसा तो है नहीं कि बायबैक आप पहली बार पढ़ रहे हो, बट व्हेन यू विल रीड द कॉन कॉल, व्हेन यू विल रीड 20, 30, 40 डिफरेंट इंस्टेंसेस, 40, 50 डिफरेंट कॉन कॉल्स ऑन बायबैक, एक दिन बैठ 3 घंटा तोड़ दे बायबैक। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बताऊंगा ना, मैं तरीका समझाऊंगा कॉन कॉल पढ़ने का, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको वो आइडिया मिल रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 3 घंटा बैठ 50 बार 50 अलग अलग कॉन कॉल पर, जिसमें बायबैक के ऊपर बात करिए, तेरे को इतनी ओपिनियन, तेरे को क्या रियलिटी मिलेगी बायबैक के ऊपर। क्योंकि कारण क्या है पता है? कोई ना कोई रियल लाइफ इशू है, कोई चैलेंज है, तब ये क्वेश्चन उठाए। तू समझ नहीं रहा है? सामने कौन बैठा है पता है? जो बिलियन डॉलर की कंपनी चलाते हैं, वो 5 लोग बैठे हैं उस तरफ टेबल के, और टेबल के इस तरफ बैठा है तू। तू मतलब इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, है ना? आपको क्वेश्चन पूछने की अपॉर्चुनिटी मिली है मुझसे। मैं बिलियनर हूं, मैं मालिक भी आते हैं, कई बार दीपेंद्र गोयल आता है, बहुत सारे मालिक आते हैं। समझ रहे हो आप? राज अपना आरजे कॉर्प के मालिक आते हैं, तो वरुण वरुण बेवरेजेस का मालिक वरुण खुद आते हैं, कई बार आते हैं। टॉप टॉप लोग आते हैं, राजशेखर शर्मा आता है, रवि जयपुरिया, यस, पेटीएम के अंदर आ जाता है। तो एवरी वन कम्स ब्रो, ऐसा नहीं। उदय कोटक सर आते थे, अभी आना बंद हुआ जब से उन्होंने पोजीशन छोड़ी है कंपनी में। उदय कोटक सर तो सालों से आते थे। सो सामने वो है, आप बैठे हो, आपको क्वार्टर में एक बार, 90 दिनों में एक बार उस व्यक्ति के साथ 90 मिनट कॉल पे आने का मौका मिला है, और आपको टाइम अलॉट हुआ है 40 सेकंड, 50 सेकंड का। तू मेरे को एक बात बता, तू उसके अंदर क्या हैप्पी बर्थडे टू यू करेगा उसके साथ 40 सेकंड में, 50 सेकंड में? आई यू गेट, मैं, तू मेरी बात समझ में आ रही? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 40-50 सेकंड मिले, बट द आइडिया इज, अगर आपका क्वेश्चन नॉनसेंसिकल निकला ना, तो ना तो आपको फॉलो अप क्वेश्चन देगा तुरंत उसी कॉन कॉल में जो मॉडरेटर बैठा होगा, और वो आपका नाम मार्क करके रख लेगा, आपको अगले कॉन कॉल में क्वेश्चन पूछने की अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, देगा ही नहीं। बोल देगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर फुल। आप लेट आए, लाइन में आप लेट लगे, वो आपका लाइन में नंबर ही नहीं आया। क्योंकि हर बार अभी देखना वो भी लगा फ्रॉम नेक्स्ट फ्रॉम द लाइन ऑफ मोतीलाल ओसवाल, नेक्स्ट फ्रॉम द लाइन ऑफ दिस, नेक्स्ट फ्रॉम द लाइन ऑफ दैट। आपको क्या लगता है, अगर कॉन कॉल के अंदर कोई क्वेश्चन उठता है, तो क्या वो क्वेश्चन रियल जेन्युइन प्रॉब्लम होती है? क्या जेन्युइन बिजनेस प्रॉब्लम होती है? सोच, तू बाईबैक के अराउंड बिजनेस प्रॉब्लम समझ रहा है भाई, ये कहीं नहीं मिलेगा और समझने के लिए। मतलब ये है कि आपकी पूरी की पूरी इक्विटी रिसर्च की स्टडीज, जो आप अपने आप में अगले 90 दिन, 100 दिन, किसी को 120 दिन लगेंगे, किसी को 6 महीने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना पेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 डेज का कोई आपको कंपल्शन नहीं है दिमाग में, 90 डेज का। बट जब ये तू इक्विटी रिसर्च की जर्नी करेगा, जब तू अपनी अपस्किलिंग करेगा, तो उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड होगी, उसका जो नर्वस सिस्टम होगा, उस पूरे के पूरे मॉडल का, जिसमें तू तेरा नॉलेज गैदर करेगा, उसका क्या मूल आधार कॉन कॉल्स होंगे क्या, कॉन्फ्रेंस कॉल्स होंगे क्या? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आपको ये आइडिया समझ में आ रहा है कि कॉन्फ्रेंस कॉल इज द ट्रेजर ऑफ नॉलेज? वहां से आपको रियल प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन मिलेगा कि क्या दिक्कत होती है। ये तो नंबर वन है। नंबर टू, ये तो सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए, आप सबके लिए एप्लीकेबल है, बट जो रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं ना, उनके लिए इसमें +1 भी है, एक और एडिशनल एडवांटेज है। बट आपको बस हल्का सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। एडिशनल एडवांटेज है, पता है क्या है? अगर तू बायबैक के ऊपर 40-50 अलग अलग इंस्टेंसेस पढ़ता है, अगर तू नए प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर, नई ज्योग्राफी, नए मार्केट लॉन्च के ऊपर, है ना, रॉयल्टी जैसा कोई कीवर्ड है, रॉयल्टी के ऊपर तू 25-50 कॉन कॉल्स पढ़ता है, डोंट यू थिंक दैट यू विल लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? अगर तू कॉन्शियसली पढ़ता है, तो यू विल लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस।
मैं तो बोलता हूँ जब 3 घंटे बैठेगा ना बायबैक के ऊपर, तो साथ में गूगल शीट खोल के ही बैठना। सामने वाले ने क्या क्वेश्चन पूछा उसका क्रिस्प निकाल लेना। एटलीस्ट तेरे को समझ में तो आएगा कारण क्या है पता है? आज नहीं तो आज से 2 साल बाद, क्या तू भी उस पोज़ीशन में होगा 3 साल बाद जब तेरे को क्वेश्चन पूछना होगा किसी कंपनी से बायबैक का? अबे किसी कंपनी ने अगर बायबैक करा है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। मैं ये हर कोहोर्ट में बोलता हूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्या आपके पास आपका अपना पर्सनल क्वेश्चन बैंक होना चाहिए क्या? और जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होता ही जाए, होता ही जाए, होता ही जाए, इसलिए उसको गूगल शीट में रखो रादर देन एक्सेल शीट। मेरी बात समझ में आ रही है? उसमें एक शीट आपने बनाई बायबैक की, किसी दिन बैठे धुन में 3 घंटे, बायबैक के ऊपर सर्च कर रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ बैठना। अगर बायबैक के ऊपर आज इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो मत बैठो। आज अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च समझना है तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च पे बैठो, कुछ और समझना है तो कुछ और पे बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ समझना है, सिर्फ ग्रोथ कीवर्ड डाल, उस पे ही बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं। बट जब तू बैठता है और जब तू क्वेश्चंस पढ़ता है और तेरे को लगे यार शानदार क्वेश्चन पूछा है इसने तो यार, बायबैक पे देख कैसे बढ़िया क्वेश्चन, क्या तेरे को क्वेश्चन कॉपी करके साइड में रख लेना चाहिए रेफरेंस डाल के? क्वेश्चन रख, कॉपी कर, पहले क्वेश्चन साइड में तो कर, उसके बाद उसकी सॉर्टिंग कर लेंगे जीवन भर पड़ा करने के लिए। माल तो छाट के अलग करो पहले, उसके बाद उसकी पैकिंग करेंगे ना कैसे करनी है। क्योंकि एक बार तेरे पास पूरा डेटा आ गया तो तेरे पास क्या, तूने 50 कॉन कॉल्स पढ़े उसमें से तूने मान ले 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन उठाए, 50% टारगेट हिट रेट है जरा। शुरुआत में हिट रेट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आपको हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है। समझ रहे हो? आप जब कोई भी चीज नई सीखते हो, जैसे कोई चीज आपने नई सीखी और उसके नोट्स बनाए तो क्या पूरा का पूरा पेज ही हाईलाइट मार देते अपन की सभी इंपॉर्टेंट है भाई। लेकिन जब तू चौथी पांचवी छठवीं बार पढ़ता है तब समझ में आता है कचरा हाईलाइट करा मैंने, है ना? तो वैसे ही होता है, हिट रेट शुरुआत में ज्यादा होगा और पीरियड ऑफ टाइम कम होता जाएगा। तो तेरे पास जो 25 क्वेश्चंस हैं, अब वो खजाना है मेरे भाई। अब वो खजाने में जैसे जैसे तू फ्यूचर में कॉन कॉल कभी पढ़े, जीवन में तेरे को कहीं समझ में आए कि कोई कंपनी का बायबैक हो रहा है, समझना। तो उस कंपनी का अगर तूने कॉन कॉल पढ़ने की चेष्टा करी, कॉन कॉल पढ़ा, उसमें लगा कि क्वेश्चन में दम है तो डाल क्वेश्चन में। सर ये जो मेरे पास खजाना है इसका मैं क्या करूंगा? चेकलिस्ट बना ले। चेकलिस्ट बना ले मतलब, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन है तो मतलब वो तो कुछ ना कुछ रीजनिंग मांग रहा है ना आपसे। तो चेकलिस्ट में रीजनिंग ही तो होती है, और क्या होता है? तो इसका मतलब ये है कि अगर कल को आपकी कंपनी में बायबैक होता है, जिस कंपनी को आप कवर कर रहे हो, रियलिटी के अंदर उस कंपनी में अगर बायबैक हो जाता है, तो क्या आपके पास एक 25 पॉइंटर चेकलिस्ट तैयार है क्या बायबैक की? ये काम मैं आपको नहीं करके दे सकता। ये काम आप चैट जीपीटी से कराओगे, जीवन में कुछ भी नहीं होगा उस चेकलिस्ट का। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वो जीवन भर कहीं पड़ी रहेगी अंदर किसी कैश मेमोरी में, चैट जीपीटी उसको इरेज करेगा 7-8 साल बाद। कुछ भी नहीं होना है उसका। जो चेकलिस्ट तू तेरे खून पसीने से खुद बनाएगा बनाएगी, सिर्फ वही चेकलिस्ट आपको आगे लेके जा सकती है। ये जो आप बोलते हो ना कि सर ऐसे फर्राटेदार आप एग्जाम्पल्स कैसे देते हो, क्या कॉन कॉल्स अगर आप रीड करना शुरू करोगे और उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू करोगे, तो क्या काम आपका भी सॉर्ट होने लग जाएगा क्या धीरे धीरे? मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा, बट आपको समझ में आ रहा है कि कॉन कॉल क्यों पढ़ना है? एक, मेरा नॉलेज बहुत इंप्रूव होगा और अलग तरीके से इंप्रूव होगा, और दूसरा मेरा माइंडसेट क्वेश्चनिंग माइंडसेट बनेगा। एक इन्वेस्टर के लिए भी कॉन कॉल के क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। कारण क्या है? बीइंग एन इन्वेस्टर क्या आपका काम ही यही है ना? आप समझो मेरी बात। आप अगर आज इन्वेस्टर नहीं हो, मान लो कि सर मैं तो इन्वेस्टर नहीं हूं, मेरे को तो रिसर्च एनालिस्ट बनना है। अबे तो जीवन में कभी तो इन्वेस्टर बनेगा ना, कभी तो फंड मैनेजर। इच्छा तो वही है ना जीवन में कि एसेट मैनेजर बनना है, मेरे को एयूएम में बात करनी है कि मैं इतने 1000 करोड़ का, इतने 100 करोड़ का एयूएम रन करता हूं। तो अपना नहीं तो किसी और का पैसा लगाएगा, मतलब वो माइंडसेट तो चाहिए ना पैसा लगाने का। समझ नहीं रहे हो ब्रो? जिस व्यक्ति ने आज से 8 महीने पहले आपको 10 करोड़ का चेक लिख के दिया आपके पीएमएस पे, आप तो 50 लाख का मिनिमम टिकट साइज है, उस बंदे ने 10 करोड़ लिखा, सोचो 20x ऑफ मिनिमम साइज। तो कितना ट्रस्ट करता है आपके ऊपर? उस व्यक्ति को आप क्या एक्सप्लेन करोगे आज के टाइम? आपका पोर्टफोलियो 45% नीचे, 4.5 करोड़ रुपए अंदर कर दिया आपने उसके। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो आप? ऐसे पता नहीं कितने ही क्लाइंट है। मेरी बात समझ, तेरा कोई 8,000 करोड़ का एयूएम अगर होगा तो 3,500 करोड़ रुपए श्रिंक हो गया हो एक झटके के अंदर 8 महीने में।
समझ, तूने अगर स्मॉल कैप के अंदर पैसा फंसा रखा होगा, मिड कैप ओरिएंटेड, मिड कैप तो टूटा पड़ा है पूरा नीचे, सिर्फ लार्ज कैप खड़ा कर रखा है निफ्टी को। अभी भी जो मार्केट में रैली आई वो लार्ज कैप के अंदर आई, वेरी सिलेक्टिव। तो यहाँ पर क्या गेम माइंडसेट का आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन इन्वेस्टिंग। वो माइंडसेट बिल्डिंग के लिए भी कॉन कॉल बहुत जरूरी है। समझ रहे हो आप, पूरा का पूरा गेम ही माइंडसेट का है तेरे को क्योंकि पैसा उसी का मिलेगा भाई। रिसर्च का पैसा नहीं देगा कोई भी तेरे को। रिसर्च का बस एक तरीका है उस नेटवर्क में इंटर करने का। वो बहुत क्लोज नेटवर्क है ना, हर किसी के सामने बात नहीं करते ना कि कौन सा स्टॉक खरीदेंगे कौन सा स्टॉक बेचेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तू क्या उस बिल्डिंग की, उस फ्लोर के, उस ऑफिस में पहुंचना चाहता है ना, जहां पर इस तरह की बातें होती हो सर, जहां पर कोई बात कर रहा है, इस तरीके की डिस्कशंस हो रहे हैं कि हम ये स्टॉक क्यों खरीद रहे हैं। फंड मैनेजर एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, मैनेजमेंट टीम से बात कर रहा है, टीम से इनपुट ले रहा है। होता है ऐसा, हेल्दी, ऐसे हेल्दी इन्वायरमेंट्स भी होते हैं। मेजॉरिटी जगहों पर ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट ही होता है, क्योंकि जो व्यक्ति इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुका होता है ना, सुनील सिंघानिया जैसा, उसको पता है कि मैं हंटर चला के काम नहीं करवा सकता किसी से भी। उसकी इच्छा होगी, डेडिकेटेड बंदा चाहिए उनको। तो वो रिक्रूटमेंट के टाइम पर दे बिकम एक्स्ट्रा कॉशियस, क्या कि हम सही बंदे को रिक्रूट कर रहे हैं, जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देगा कैपिटल मार्केट को। मेरे को ऐसा बंदा चाहिए जो घड़ी देख के काम करे कि सर अब टाइम हो गया, मैं कल जाऊं क्या सर, बहुत थक गया हूँ, है ना, मेरे को पनवेल से आना पड़ता है सर। अरे तो भाई तेरे को किसने बोला था पनवेल से बांद्रा आने के लिए रोज? समझ, रहता बांद्रा में ही। मेरी बात समझ, अलग अलग आप ऑप्शन बनाओ ना, वो बोल देगा चले जाओ आप, यू जस्ट गो, जस्ट लीव। आप जैसे ही जाओगे एचआर का कॉल आ जाएगा आपके पास कि आप कल से मत आना। भाई वो एक्सक्यूज सुनने थोड़ा ना बैठा है आपका। अगर वो बंदा 11-12 बजे तक बैठा है तो आपको भी बैठना है, पूरी टीम बैठती है। हेल्दी इन्वायरमेंट होता है भाई, इसीलिए क्योंकि सब लोग पैशनेट है, सब लोग उस नए आइडिया के लिए पैशनेट है, जिस नए आइडिया पे ये लोग आने वाले कुछ दिनों में 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करेंगे मार्केट में। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बेट होती है? अगर आप एक क्यूमुलेटिव लेवल पे देखते हो, कंपनी लेवल पे देखते हो, तो एक बड़े पीएमएस, एक बड़े फैमिली ऑफिस, एक बड़े एएमसी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करते हो, तो आप उसको इकोनॉमिकल इम्पैक्ट देखो ना, मेरे तो गूज़बम्प उठ गए कि आप 1500 करोड़ रुपए मोबिलाइज कर रहे हो होटल इंडस्ट्री के अंदर इंडिया की। कितनी बड़ी बात है ना? कितना बड़ा बेट है ये, कि इंडिया की टूरिज्म के ऊपर कितना बड़ा बेट लिया किसी फंड हाउस ने, अगर उसने 2-3 स्टॉक्स खरीदे या 2 स्टॉक या कोई एक ही स्टॉक में 200-300-400 करोड़, 500 करोड़ रुपए डाल दिया सडनली, बैक टू बैक। समझना, तो ये पूरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तू इन्वॉल्व होगा ना, उसका जरिया है बेटा रिसर्च, और कुछ भी नहीं है। कारण क्या है पता है? तेरा अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे को सेल साइड में हेड ऑफ रिसर्च बनना है, ये कल शायद बात नहीं हो पाई थी इसलिए आज कर रहा हूँ, वैसे कॉन कॉल ही है कि सर ये जो बाय साइड है और सेल साइड है, इसमें टॉप पोजीशन क्या है? तो सेल साइड के अंदर टॉप पोजीशन है हेड ऑफ रिसर्च की, और बाय साइड के अंदर टॉप पोजीशन क्या है? फंड मैनेजर की। अब हेड ऑफ रिसर्च का काम क्या होता है पता है? धंधा लेके आना, नंबर वन। नंबर टू, ये सेट करना कि किस कंपनी को कितना टारगेट देना है, किस परसेंट पे देना है ना। नंबर थ्री, प्रमोटर से हर तरह की बातचीत करना, बिजनेस लेके आना है, सिंपल सी बात है। नंबर फोर, अपने जो वाइस प्रेसिडेंट से आपके नीचे जो डायरेक्टर्स हैं, जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, उनकी छुट्टियां अप्रूव करना, उनके अप्रेजल को अप्रूव करना। समझ रहे हो? चाय 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 सुनना, उनके जीवन को नर्क बनाने की कोशिश करना। ये सारा काम आपका है। आपको कोई रिपोर्ट भी हाथ नहीं लगानी, रिव्यू नहीं करनी है हेड ऑफ रिसर्च अगर आप बन जाते हो तो। सिर्फ टीम को मोबिलाइज करके रखना है, और उसके लिए भी आपने नीचे टट्टू पाल के रखे, डायरेक्टर्स ऐसे 2-3 डायरेक्टर पाल के रखे जो रिसर्च नहीं करते हैं, सिर्फ टीम हैंडलिंग का काम करते हैं। ये काम है सेल साइड के अंदर। इसका पैसा मिलता है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, जो मिल जाए वो मिल जाए। सब माया है। समझ रहे हो? सब किस्मत की बात है। कुंडली जैसी है वैसा पैसा मिलेगा, सिंपल सा लॉजिक है भाई। माया है वो, प्योर राहु और माया का खेल है पूरा। समझ रहे हो? माया मतलब समझ गए आप? कोई कमी नहीं है। क्या कोई कमी है किसी के भी पास? कोई भी प्लेयर जो मार्केट में बैठा है, उसके पास पैसे की कमी है क्या? नहीं है ना? नहीं है ना? पैसा कितना भी मिल सकता है, तेरे स्किल के ऊपर बात है। मार्केट की बात कर, पैसा तू बता, जो फिगर तू बोलेगा वो छोटा है मार्केट में भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं तेरे को ऐसे आदमी से मिला दूंगा जो उस फिगर को छोटा, इररेलेवेंट कर देगा कि यार इतने छोटे काम के लिए तो आ भी मत तू मेरे पास। तू जो भी फिगर बोल देगा, मैं कोई ना कोई ऐसा आदमी रख दूंगा तेरे सामने, कितना भी बड़ा फिगर, और ऑफ कोर्स तेरी भी औकात का होना चाहिए ना। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये आपका अगर गोल है तो आप सेल साइड में जाओ। फंड मैनेजमेंट गोल होना चाहिए आपका। फंड मैनेजमेंट के लिए आपको कभी तो इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। तो आज की जो कॉन कॉल की क्लास है,
आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन कॉल, अब आपको ऐसा सर काटो तो कौन कॉल निकलेगा, ऐसा कि कौन कॉल ही कौन कॉल निकल रहे हैं। समझ रहे हो? पिछले क्वार्टर के निकल रहे हैं, फिर उसके पिछले क्वार्टर के निकल रहे हैं, ऐसा फ्लश आउट हो रहा है बॉडी से कौन कॉल। टॉक्सिसिटी आ गई मेरे को कौन कॉल की। लिटरली मैं बता रहा हूँ। एक बात और, अपन कौन कॉल स्टार्ट करें इसके पहले, मैं है ना अभी ऑर्डर ऑफ स्टडी में भी आपको समझ में आ जाएगा, हमने इंट्रोडक्शन सेशन 0.00 फ़ोल्डर में डाला था और ये जो मैनेजमेंट एनालिसिस है ये 2.0 फ़ोल्डर में। तो 1.0 फ़ोल्डर है नहीं। 1.0 फ़ोल्डर जो है ना वो रिसर्च फाउंडेशन करके मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और उस फ़ोल्डर के अंदर मैं आपको एक अभी वीडियो दूँगा देखने के लिए। उस वीडियो का नाम होगा हाउ टू डू रिसर्च। हाउ टू रिसर्च। ये मेरी वीडियो नहीं है, ये मेरे एक स्टूडेंट की वीडियो है। मतलब मेरा एक स्टूडेंट के साथ कन्वर्सेशन है, यूट्यूब पे नहीं है, ये सिर्फ़ हमारे क्लास के लिए ही है। और बाद में जब अपन कोहॉर्ट के थोड़े एंड में पहुँचेंगे, तो फिर मैंने अभी उसके साथ वापस कन्वर्सेशन करा अभी रिसेंटली 6 महीने पहले, तो वो कन्वर्सेशन भी मैं आपको दूँगा। इन दोनों कन्वर्सेशंस के बीच में कुछ 15-18 महीने, 2 साल का गैप होगा। वो दिखेगा भी आपको, एविडेंट होगा बिल्कुल, मेरे चेहरे से भी, उसके चेहरे से भी। उस समय उस व्यक्ति ने जितनी मेहनत करी थी, मैं मजबूर हो गया था सबको बताने के लिए कि यार देखो ऐसे काम करना पड़ेगा। मुझे डे सी समझना मेरी बात है, वो लड़का है ना वो बहुत अजीब है, कौशल करके है, मैं आपको दूँगा आप देखिएगा, ठीक है? वैल्यूएशन प्रोफाइल के लिए वो मेरे पास आया था पहले 2020 में कि मेरे को वैल्यूएशन सीखना है, जब मैं गिनती-चुनती के लोगों को सिखाता था, समझना। गिनती-चुनती के लोगों को 10, 15, 20 लोग बैठे हुए हैं, उनको वैल्यूएशन सिखाते तब। मैं इंडिविजुअल आदमी को अटेंशन देता था कि कल इंटरव्यू है, चल बैठते हैं अपन 2 घंटे, बात करते हैं, वैसा। इसकी वैल्यूएशन में नौकरी लगी, 3 महीने में छोड़ के आ गया। मैंने बोला, "तू पागल है क्या? जहाँ पहुँचने के लिए लोग मरते हैं, वहाँ छोड़ के आ गया तू?" तो बोले, "सर मेरे को इक्विटी रिसर्च में जाना है।" तब तक मैं कोर्ट लॉन्च कर चुका था कोर्ट। समझ रहे हो आप? टाइम हुआ, उसके बाद हम गैप हुआ, ये टैक्स वैक्स में चला गया, ये अपनी स्ट्रगल कर रहा था। फिर इसने इक्विटी रिसर्च में वापस जाने का फाइनली मन बनाया, फिर ये वापस आया। इसने अपने आप के जीवन के जॉब छोड़ी, रिस्क तो ज़बरदस्त लिए जीवन में। जॉब छोड़ी, वापस 10 महीने, 8 महीने दिए, पूरा घुस गया। ही सेड इन दैट वीडियो कि आप वो हर काम करना जो सर के मुँह से निकल जाए। इसीलिए इस लाइन के लिए आपको यहाँ तक लेके आया। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि मैं ऐसे ही लफ़्फ़ाज़ी कर रहा हूँ, कौन कॉल, कौन कॉल, कौन कॉल बोल के, सर आपने पूरे कर दिया आधा घंटा। समझ रहे हो? मैंने क्या बोला आपको, जो भी मेरे मुँह से निकल जाए ना वो आप कर लेना। अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसा कोई ट्रैकर तू बनाना, तो क्या बना लेना चाहिए आपको आइडियली। क्योंकि आप पूरी क्लास में जितने भी लोग हैं उसमें सबसे बुद्धिमान तो अभी मैं ही हूँ। बहुत हम्बलनेस के साथ आपको बात कर रहा हूँ मैं। है ना? तभी आप लोग सुनने आए हो भाई, मेरी बात समझना। है ना? मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको, हज़ारों स्टूडेंट्स है, 12वीं बैच है भाई मेरी। इक्विटी रिसर्च की। आप उस रिस्पेक्ट से ही समझ लो। अगर मेंटोर वाली रिस्पेक्ट नहीं है, तो आप अगर ऐसे इन्फ्लुएंसर जैसा ट्रीट कर रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो टीचर के इंटेंट से ही पढ़ाने आता हूँ। मैं तो मेंटोर के इंटेंट से ही आऊँगा। एवरीवन ओवर हियर। तो जब मैं कौन ये रिसर्च अभी पता है, जब आप रीसेंट वीडियो देखोगे ना कौशल का, वो भी आएगा, वो भी आएगा। ही इज़ करंटली इन अ फैमिली ऑफिस, 2 ढाई हज़ार करोड़ रुपए का कुछ एयूएम है और बोले परसों ही कॉल आया था, आई एम नॉट किडिंग। परसों रात को 10 बजे कॉल आया था उसका, उसकी बेटी हुई है तो उसने मेरे को बताया एंड ही टोल्ड मी कि सर मज़ा आ जाता है घूम के। फैक्ट्रीज़ जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेज़ में जाते हैं, मैनेजमेंट से मिलते हैं, बहुत शानदार काम है। क्योंकि वो काम उसको पसंद है, जो काम वो कर रहा है ना? सबसे बड़ी बात है, पैसा रिलेवेंट ही नहीं है लाइफ़ में। पैसा तो मिल ही रहा है, बढ़िया ही मिल रहा है पैसा, कोई कमज़ोर थोड़ा सीएफए है भाई, सीएफए लेवल 3 कर लिया है, काम कर डेडिकेशन है, समझ रहे हो? और बहुत कठिन परिस्थिति से निकला हुआ बंदा है। मेरे को पता है ना, उस समय तो मैं हर बंदे के घर-घर की कहानी समझता था। ये तो बाय साइड ही है, प्योर बाय साइड में ना, एम्स अरे फैमिली ऑफिस में ही बैठा है तो बाय साइड में ही बैठा है ना। अरे तो फंड मैनेजमेंट में ही है, डायरेक्टली बोले हमारे यहाँ रिसर्च और मैनेजमेंट अलग-अलग नहीं है, टीम ही 6 लोगों की है। तो उसमें क्या रिसर्च और क्या मैनेजमेंट, सभी मिलके सब कुछ करते हैं। बोला ये तो सबसे बढ़िया बात है यार, सोच के देखो, क्या ये सबसे बढ़िया बात नहीं है? अरे तू क्या करेगा गोल्डमैन सैक्स के अंदर पीपीटी बना के और टाइम शीट भर के? भाई, किसी का भला नहीं हुआ, मान मेरी बात। किसी का भला, तेरे को एट द एंड ऑफ द डे पैसा बनाना है ना, आपको क्या लग रहा है? मेरी बात समझना, आज मेरे साथ के लोग जिन्होंने येस बैंक में मेरे साथ जॉब शुरू करी थी, वो मॉर्गन स्टैनली में वाइस प्रेसिडेंट बन के बैठे, है ना? काँच की बिल्डिंग में काम करते हैं 42वें माले पे, समझना।
क्या करूँ मैं? आप बताओ, आप ज़्यादा हू इज़ इन अ बेटर पोज़ीशन इन ऑल टर्म्स? आप सारा होलिस्टिक लेवल पे बात करो आप तो, आप मेरे के बारे में भी सब समझते हो। टीचर का कोई कुछ छुपा नहीं सकता, सब खुला खाता है। आप बताओ, मेरी बात समझ रहे हो? मैं हायर कर लूँ भाई उस सैलरी पे आदमी को, उतनी सैलरी लिटरली मैं बाँट देता हूँ, क्यूमुलेटिवली महीने में। समझ रहे हो आप? इतना एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो आप, कोई कंपैरिज़न नहीं है उसका कि आप अगर हमेशा कॉर्पोरेट में जाओगे, तो कॉर्पोरेट में जाओगे तो आप तो एक ट्रैप में फँस चुके हो। टाई इसीलिए तो पहनाते हैं वो, ताकि आपको एहसास होता रहे, और जहाँ टाई नहीं पहनाते हैं, वहाँ पट्टा टाँग देते हैं, आईडी कार्ड। समझ रहे हो? गले में कुछ ना कुछ बंधे ही रहना चाहिए, फ्री नहीं हो आप। यहाँ से ब्लॉकेज लगा के रखेंगे आपको। मेरी बात मैं उस कंपैरिज़न में कर रहा हूँ। तो यू कैन नॉट से कि अगर गोल्डमैन या मॉर्गन स्टैनली या एचएसबीसी या जेफरी में मेरी नौकरी नहीं लगी तो मेरा तो खत्म ही हो गया जीवन। मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरा अगर, सुन मेरी बात, तेरा अगर चांदू मामा, किशन चंद मेहता फैमिली ऑफिस के अंदर भी लग जाता है ना राजकोट में, जिसका 3500 करोड़ रुपए का एयूएम है, तो वहां भी खुशी खुशी चले जाना। मीठी दाल खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 साल कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वहां चरखी दाल भी मिल जाएगी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, कर जाना मूव, अगर राजकोट जैसी जगह भी करना पड़े तो, इतनी छोटी जगह काम करने के लिए। सर 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डू इट, प्लीज डू इट। ठीक है? तो आप अगर वो करोगे तो ब्रो बहुत अच्छा रहेगा। आज है ना, अपन जब कॉन कॉल के बारे में बात करेंगे, तो मैं कॉन कॉल के स्ट्रक्चर के ऊपर तो आपसे बारे बारे में बात करूंगा ही। आज हमें ना कुछ फ्रेमवर्क्स भी डिस्कस करेंगे, कि जब मैं फ्रेमवर्क्स मतलब कि यार जब मैं कॉन कॉल देखता हूं ना, तो मुझे क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, मुझे एक कॉन कॉल को किन किन एंगल से एनालाइज करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल एंगल्स हैं जो एक कॉन कॉल के अंदर निकल के आ सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही कॉन कॉल के अंदर आपको हर तरीके का एंगल दिख जाए, कि आपने कोई रैंडम कंपनी का एक क्वार्टर का कॉन कॉल उठाया और उसमें आपको बैक बायबैक भी दिख रहा है, सक्सेशन प्लानिंग भी दिख रही है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, आपको हजारों कॉन कॉल पढ़ने पड़ेंगे। कल उसने बोला, कल मेरी जो कौशल से बात चली, उसने बोला सर 300 कंपनीज एनालाइज करी है मैंने पिछले 1 साल में, मतलब विद एन इंटेंट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। हवा में एनालाइज नहीं करी है कि 10 मिनट स्क्रीनर पे बैठ गया और उसको एनालिसिस बोल दिया। मतलब ऑन एन एवरेज रोज एक कंपनी, सैटरडे संडे छुट्टी लेके, मतलब सिर्फ एक दिन संडे को छुट्टी लेके, 52 संडे निकाल दे, 60 दिन निकाल दे। ठीक है? तो ऑन एन एवरेज रोज एक कंपनी, उसका उसको पैसा मिलता है 18-20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, और साथ में जो बोनस मिलता है वो अलग। समझ रहे हो? वो सैलरी मिलती है उसको, तब वो काम करता है। आपको अभी मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप शुरुआत में फ्री में कर लो, फिर यही चीज करने का आपको पैसा मिलेगा, लोग आपको रिवॉर्ड करेंगे, और उसके बाद लोग आपको सिर्फ बोलने का पैसा देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक फंड मैनेजर और क्या काम करता है बताओ? ऐसे करके काम कर सकता है क्या? वो उसका पूरा काम वो क्या ऐसे करके कर सकता है, हाथ बांध के पीछे? हाथ बांध के कर सकता है ना? फंड मैनेजर का काम क्या है? उसको काम कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसके थॉट के और उसकी स्पीच का पैसा मिलता है क्या? कारण क्या है? थॉट कैसा, कि थॉट क्यों? क्योंकि एनालाइज करना है कि कहां पर पैसा डालना है, कहां पर नहीं डालना है। स्पीच क्यों? क्योंकि आप कहीं पर भी पैसा डालते हो, सी यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपकी डे टू डे इन्वेस्टिंग में मैं पोक नहीं कर रहा हूं, बट एट द एंड ऑफ द डे 3,000 करोड़ रुपया तो मेरा है ना। तो उसमें से अगर कहीं 300 करोड़ रुपए किसी कंपनी में डाल रहे हो, तो मेरे को आके एक प्रेजेंटेशन तो देके जाएगा ना भाई। तू मेरे से पूछ मत, मेरी तरफ से ओके ही है, बट मेरे को नीड टू नो तो है ना, मैं जानने की तो इच्छा है ना मेरी, कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। तो जाके क्या आपको प्रेजेंटेशन, आपको डिफेंड भी करना पड़ता है कि अपना वैल्यूएशन, आपको क्या अपना इन्वेस्टमेंट बेचना भी पड़ता है क्या, आपकी थीसिस, यू नीड द स्पीच, दैट्स इट। तो ये दोनों काम तो आप बिना हाथ को टच करे कर सकते हो, तो जरूरत ही नहीं है हाथ की। मेरी बात समझ लो, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड ना कि आप हमेशा वैसे एफर्ट डालो। यस, तो हम फ्रेमवर्क समझेंगे अलग अलग, कि क्या क्या फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कि यार कॉन कॉल्स के अंदर रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, मतलब कुछ बोलचाल के अंदर ऐसी कोई चीज निकल के आती है क्या जिसके अंदर रेड फ्लैग्स हो जाते हैं। कोई बोलता है हाउ टू सिलेक्ट अ कंपनी टू रीड कॉन कॉल, अ वेरी लेम क्वेश्चन। समझना मेरी बात, ये अगर दिमाग में आ गया, तो क्या जीवन भर यही सोचता रह जाएगा तू कि कौन सी कंपनी सिलेक्ट करो? इट इज अ वेरी रैंडम थिंग। जो कंपनी पसंद आ गई उसका कॉन कॉल पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। इट हैज टू बी दैट रैंडम। ठीक है? तो अपन आज है ना कॉन कॉल और
इनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको आज बताता हूँ कि ब्रॉडर लेवल पे अपन जो बात करेंगे उसके ऊपर आप थोड़ा सा पेन पेन वगैरह भी अपने साथ रखिए इजीली, कि कॉन कॉल क्या होता है ना, व्हाट इज कॉन कॉल, आप कॉन कॉल को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, अपन ये भी समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जहां पर एक्सेस करेंगे कॉन कॉल को। फिर अपना एक है ना डीकोड फ्रेमवर्क है, डीकोड फ्रेमवर्क बोले तो ये पूरा का पूरा एक एनक्रोनिम है जिससे कॉन कॉल का एनालिसिस होगा। मेरी बात समझना, अपन रेड फ्लैग समझेंगे, अपन रेड के साथ क्या ग्रीन फ्लैग्स भी समझेंगे क्या कॉन कॉल के? यस, रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स। कारण क्या होता है पता है, कई बार, मेरी बात समझना, तेरे को सिर्फ क्या खराब कैरेक्टर ही देखना है क्या मैनेजमेंट में, कि अच्छा कैरेक्टर भी अगर है तो वो तू ऑब्जर्व करना चाहता है अगर मैनेजमेंट ने कोई बोल्ड डिसीजन ले लिया है तो? जैसे कि सर अगर आप बताओ तो मैं आप एक चीज बताता हूं आपको जो आप सब लोग बोलोगे कि ग्रीन फ्लैग है, आप सब लोग एक साथ बोलोगे कि ग्रीन फ्लैग है। मैनेजमेंट ने बीट द बुश, बीट अराउंड द बुश करने की बजाय तुरंत अपनी गलती मान ली और एक एक्शन प्लान की तरफ बात को मोड़ दिया। क्या अपनी गलती का एडमिशन ये दुनिया में हर जगह ग्रीन फ्लैग है? हर जगह ग्रीन फ्लैग है ना। फिर हमारी एनालिसिस प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, वो जो मैंने बात करी आपसे एक्सेल की उसके बारे में अपन और थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा कॉमन मिस्टेक समझेंगे कि लोग क्या मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखना कि कॉन कॉल्स होते क्या हैं। मैं आपको अगले आधे एक घंटे के अंदर लेके चलूंगा कॉन कॉल के ऊपर, आधे घंटे के अंदर पहले समझ लो आप कि कॉन कॉल क्या है, ठीक है। प्लीज एवरीवन। सो मुझे एक बात बताइए, क्या हिंदुस्तान में सेबी और एक्सचेंज ये दोनों मिलके क्या रिक्वायर करते हैं हर लिस्टेड कंपनी के लिए कि वो हर क्वार्टर के एंड के बाद अगले 2 महीने के अंदर अंदर 45 दिन के अंदर अंदर अपने रिजल्ट्स रिलीज करे कि उसने इस तिमाही में कितना पैसा बनाया है, ठीक है। और इसको हर बार ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मेरी बात समझना, इसका मैंडेट कौन लगाता है, कौन इसको कंपेल करता है, कानून कौन बनाता है? सेबी इसका कानून बनाती है। और एक्सचेंज भी तो एक क्वासी रेगुलेटरी बॉडी है ना। क्वासी रेगुलेटरी मतलब एक्सचेंज भी एक सेमी रेगुलेटरी बॉडी हो गई ना। अरे एक्सचेंज आप बोलोगे सर बीएससी का तो शेयर लिस्टेड है, कैसे सेमी लिस्टेड? अरे तो 100% गवर्नमेंट कंपनी है एचएल, उसका भी तो शेयर लिस्टेड है। तो क्या सरकारी कंपनियों के शेयर लिस्टेड नहीं होते हैं क्या? लेकिन क्या बिना सरकार के आदेश से एक्सचेंज कुछ करता है क्या? कुछ नहीं करता। तो एक्सचेंज के साथ जब कोई भी कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट होती है तो क्या एक करारनामा करा जाता है, एक क्या बड़ा सा एग्रीमेंट करा जाता है क्या? एक्सचेंज कुछ शर्तें रखता है क्या? देख मेरी बात समझ, एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज सब्जी मंडी का मैनेजर है। जब तक वहां पर अच्छी सब्जियां बिक रही हैं, क्या लोग आते रहेंगे क्या लगातार उस सब्जी मंडी में? तो मैनेजर का सिर्फ एक ही काम है कि सब्जी की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। सब्जी की क्वालिटी अच्छी होगी तो फुटफॉल बढ़ेंगे, फुटफॉल बढ़ेंगे तो रेंट ज्यादा मिलेगा। सिंपल सी बात है ना। तो एक्सचेंज वही काम करता है एक लिस्टिंग एग्रीमेंट के थ्रू। एक्सचेंज बोलता है मैं खराब कंपनी को लिस्ट नहीं होने दूंगा। तो एक्सचेंज है ना ये नहीं बोल सकता आपको कि आप हर क्वार्टर के एंड के ऊपर आपको कंपलसरी है, मैं कानून बना देता हूं। बट एक्सचेंज ये बोलता है कि हर क्वार्टर के एंड में मेरे को आप एक लिमिटेड रिव्यू करके अपनी बैलेंस शीट पीएनएल फाइनल सबमिट करो अगर आपको लिस्टेड रहना है तो। इसका मतलब अगर किसी कंपनी ने लगातार 2-3 क्वार्टर अपने रिजल्ट मिस कर दिए सबमिट करना एक्सचेंज में, तो क्या, प्लीज अंडरस्टैंड, तो क्या वो कंपनी अनलिस्टेड हो सकती है क्या मार्केट से? पूरी तरीके से डीलिस्ट करा जा सकता है क्या उसको मार्केट से? अनलिस्ट इज अ गलत चीज, डीलिस्ट करा जा सकता है क्या मार्केट से? डीलिस्ट करा जा। अब जो कानून है ना, वो क्वार्टरली रिजल्ट पेश करने का है बस जनता के सामने। कानून ये नहीं है कि कॉन कॉल करिए। सर कॉन कॉल होता क्या? इतनी देर से कॉन कॉल चल रहा है। कॉन कॉल का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस कॉल, जहां पर कंपनी का मैनेजमेंट आता है और कंपनी का मैनेजमेंट अपने साथ उस तिमाही के उस क्वार्टर के नतीजे लेके आता है, उसके फाइनेंशियल्स लेके आता है और वो
आपके सामने पेश करता है। उसके बेसिस के ऊपर आपको जो क्वेश्चन मैनेजमेंट से करना है वो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कोविड के पहले ये जो पूरा सेटअप होता था ना, ये क्या बीकेसी में जो ट्राइडेंट होटल है, बीकेसी में जो ताज होटल है, इन होटल्स के अंदर होता था क्या? सहारा का होटल है गोल वाला। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये सारे जो होटल्स होते थे 5 स्टार होटल, मतलब लैविश इवेंट होता था बिल्कुल 6 घंटे का धमाधम। समझ रहे हो आप? साथ में क्या पेन और ट्रॉफी और किताब और सारे गुडी बैग वगैरह सब देते थे क्या कि अच्छी रिपोर्ट छापना बढ़िया। वो मिलता ही मिलता था। मेरा रूममेट था एक, जब मैं बॉम्बे में था, छोड़ दिया उसने इक्विटी रिसर्च। समझ लो। कोविड के बाद उनको समझ में आया कि अपन क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। 2,500 पर प्लेट प्लस 2,000 गुड की गुड़ी, प्लस वो कम से कम 1,000-1,200 का तो पिस्ता ही खा गया होगा बैठे बैठे पीछे। समझ रहे हो? 4 बार तो रिफिल कराई उसने कटोरी बुला बुला के। और कॉफी कितने गिलास पी थी? 8 8 गिलास। क्या बात कर रहे हो? 8 गिलास कॉफी। तो कोविड के बाद उनको समझ में आने लगा ये सब तो एक जूम मीट पे निपटा देंगे अपन, कुछ भी तो नहीं करना है उसमें। घर बैठो अपने और अटेंड करो मीटिंग, एफिशिएंट हो जाता है ना ज्यादा। ग्रीन है, एनर्जी कन्वीनियंट। तो उनने पता है क्या करा? उनने अगली एनुअल रिपोर्ट के अंदर इसको कमिटमेंट जैसा लिख दिया ईएसजी फैक्टर्स के अंदर, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस में, कि हम लोगों ने हम मीटिंग्स का क्राइटेरिया बदल के ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन करा और इससे हम इतने कार्बन बचा रहे हैं। अब वो बेचारा एनालिस्ट भी कुछ नहीं बोल पाता है। तो 5 स्टार का खाना मर गया एक, तो एक नंबर 1। अच्छा, दूसरी चीज क्या होता है पता है? जैसे कोई नया एनालिस्ट है ना, जिसके पास अभी कंपनीज नहीं है, तो उसको सीनियर एनालिस्ट की चल तेरे को ट्राइडेंट का खाना खिलवाता हूँ, कैसा होता है। और कभी खाया है तूने? अरे सेंट रेगिस नाम सुना है? क्या होता है? सूंगा है, बस दूर से देखा है। आज दिखाता हूँ तेरे को, चल। और सुशी वहां मिलती है, ऐसे फिकती रहे सुशी। तो ये रियलिटी है ब्रो। पीपल डू दैट ऑल द टाइम। वो कोविड के पहले होता था। अब क्या होता है? अब ये एक ऑनलाइन सेटअप के अंदर होता है। इट इज लाइक अ लिटरली आईवीआर सिस्टम, ऑटोमेटेड कॉल सिस्टम, जहां पर आप एक नंबर डायल करते हो और आप एक इंटर मारते हो अपना, आप घुसते हो उसके अंदर। पहले से क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन करना पड़ते हैं। अब एक बात ध्यान से समझना, कॉन कॉल क्या है इसका मूल आधार आपको समझ में आया कि मोटा मोटा क्या होता है। मैनेजमेंट और एनालिस्ट मिलकर बात करेंगे। ये है ना, कॉन कॉल करना जरूरी नहीं है। क्या कॉन कॉल करना कानून है कि हर कंपनी जो नतीजे पेश करती है उसको कॉन कॉल करना है? कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कोई कंपनी अगर कर रही है, तो क्या वो कंपनी का ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक स्टेप है क्या? या तो वो बाउंड होगी बेचारी, क्योंकि सालों से कर रही है तो अब करना पड़ेगा, सडनली कैसे बंद कर दें? समझ रहे? जैसे अडानी जी ने सालों तक नहीं करा कॉन कॉल, अभी अभी शुरू करा है 2 साल पहले से कॉन कॉल करना। उनको लगता है हम किसी को जवाब क्यों दें। मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जीवन में आज तक कॉन कॉल नहीं करा। उनका बेसिक सिंपल सा ये लॉजिक है कि मैं तुमको 90 मिनट की जगह 180 मिनट देता हूँ कॉन कॉल करने के लिए। मेरी बात समझना। तू 180 मिनट में रिलायंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ पाएगा क्या? जो लेंथ और ब्रेथ में मेरा बिजनेस है, क्या वो, मेरी बात समझ रहे हो आप? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? बिजनेस क्या इतना बड़ा है कि आप क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा सकता उसके ऊपर? कौन से बिजनेस पे क्वेश्चन पूछेगा बता? रिलायंस रिटेल पे पूछेगा, रिलायंस डिफेंस पे पूछेगा, किस पे पूछेगा? हाथवे केबल पे पूछेगा, वंतारा पे पूछेगा। वंतारा पे पूछेगा ऐसा? वंतारा यूनिवर्सिटी पे पूछेगा, हाथी की खिचड़ी पे पूछेगा, रेसिपी चाहिए उसकी। समझना। तो कई कंपनीज करती नहीं है। क्या करना जरूरी है? नहीं, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो क्या ये बिल्कुल नियम और कानून के हिसाब से होना चाहिए? आपको क्या मिनिमम 10 दिन 15 दिन पहले बताना पड़ेगा, एक हफ्ते पहले, कि हम ये फलाना तारीख को करने जा रहे हैं? कहाँ बताएंगे? एक्सचेंज में बताएंगे, अनाउंसमेंट में। एक्सचेंज को बताएंगे जी कि हम ये करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया को बताएंगे। क्या पूरी दुनिया को आप इनवाइट करते हो कॉन कॉल में? इसका मतलब ये है कि आपको कॉन कॉल में खुद अगर कभी पार्टिसिपेट करना है, तो क्या आपको शेयर होल्डर होने की जरूरत है क्या कंपनी का? कोई जरूरत नहीं है। क्या कोई भी मेंबर ऑफ पब्लिक, चलता फिरता आदमी कॉन कॉल में जा सकता है क्या? तो सर फिर तो भीड़ लगी होगी। आप गए क्या आज तक कभी? मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता। नहीं लगती है भीड़, लिमिटेड लोग रहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। आप जब कॉन कॉल पूरा हो जाता है,
उसके विद इन 24 आवर्स आपको क्या ट्रांसक्रिप्ट देनी पड़ेगी ऑडियो नोट में प्लस एक रिटर्न ट्रांसक्रिप्ट, दोनों सबमिट करने पड़ेंगे क्या? कई बार कई कंपनीज ऐसा होती है कि सिर्फ ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट सबमिट कर देती हैं, सिर्फ ऑडियो सबमिट कर दिया। मेरे को एक बात बताओ बच्चे, अगर मैं आपको आज एक MP3 देता हूं, एक ऑडियो नोट इंग्लिश में बात करा हुआ, इंडियन इंग्लिश में, क्या आप एआई की मदद से उसको ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हो? एआई की मदद से ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हो? कर सकते हो। शुरुआत में अभी अगले 6 महीने, अगले 8 महीने हम क्या कॉन कॉल को रीड करेंगे? कॉन कॉल को रीड करेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब आप ग्राउंड पे रहोगे, तब आप कॉन कॉल को रीड करोगे, आप कॉन कॉल का पार्ट बन के उसको लिसन करोगे। आप कॉन कॉल को लिसन करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी सर डायरेक्टली फिर लिसनिंग क्यों शुरुआत नहीं करते? 6 महीने क्यों बोल रहे हो आप? क्या है ना, मेरा अनुभव है कि पढ़ने से समझ ज्यादा होती है किसी टॉपिक की रादर देन सुनने से, स्पेशली जब वो इंग्लिश में बोली गई बात हो तो, वो भी दो लोगों के बीच में। मेरी तेरे पता नहीं ना तू किसके साथ वाइब मैच कर पा रही है, तेरी किसके साथ तू कैच नहीं कर पा रहा है चीजों को, लेकिन लिखा हुआ है तो तू रुक भी जा, पढ़ ले, इरिटेट नहीं होगा, बार बार पढ़ ले उसको, 10 बार पढ़ ले। यहाँ तो बार बार इट इज अ रेजिस्टेंस की पीछे करके सुन रहे हो, पीछे 4 बार सुनोगे, 5वीं बार थोड़ा ना सुनोगे, खुद को गधा बोल के आगे बढ़ जाओगे। रीडिंग इज ऑलवेज इजी, बट क्या रियल लाइफ के अंदर लिसनिंग का गेम है कॉन कॉल? पूरा लिसनिंग का गेम है। मेरी बात समझिएगा। अब अगर मैं आपको कॉन कॉल का एक स्ट्रक्चर समझाऊं, तो कॉन कॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं पूरा बताऊंगा आपको कि कॉन कॉल कहां से आ रहे, कुछ छोड़ के थोड़ा ना जाएंगे भाई। तो जरूरत पड़ेगी तो एक सेशन और लेंगे कॉन कॉल के ऊपर, टेंशन मत लो आप। मैं आपको संपूर्ण ज्ञान दूंगा, क्योंकि क्या ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या आपकी रोजमर्रा की चीज में आने वाला है क्या? डेली बेसिस का ये आपका बिजनेस एज यूजुअल होने वाला है? BAU है क्या आपका ये आपका BAU बनने वाला है, बिजनेस एज यूजुअल। ये तो ऐसी चीजें जो हम रोज कर लेते हैं, बाएं हाथ का काम है वैसा। ठीक है। तो कॉन कॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है पता है? कॉन कॉल के अंदर है ना 3 प्लेयर्स होते हैं। एक होता है मैनेजमेंट, एक होते हैं डिफरेंट एनालिस्ट्स एंड इन्वेस्टर्स, या तो एनालिस्ट हो सकते हैं, या इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या फिर शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स कोई भी हो सकता है, ठीक है, मतलब नॉन पब्लिक मेंबर ऑफ पब्लिक भी होता है। और एक बीच में होता है मॉडरेटर। मॉडरेटर मतलब आप समझ गए, जो अवार्ड शो को होस्ट करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, बस वो खड़े हुए हैं वहां पर एक एक करके नाम लेने के लिए कि चलो अगला आप आओ, अगला आप आओ, अगला आप आओ। तो कोई भी जीवन में कोई भी कॉन कॉल पढ़ोगे ना, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही होगा। सबसे पहले मॉडरेटर कॉल खोलेगा, फिर उसके बाद जो भी मैनेजमेंट, उसके बाद कौन आएगा पता है? उसके बाद मैनेजमेंट आएगा। अब ये मैनेजमेंट के अंदर भी हायरार्की है। मैनेजमेंट सबसे पहले ओपनिंग स्पीच देगा ना, सीधे थोड़ा ना Q&A के ऊपर आएगा, पहले वो अपनी भावनाएं तो प्रकट करेगा, अपने मन की बात करेगा आपसे। तो मैनेजमेंट में जो भी व्यक्ति सबसे टॉप का होगा उस समय, उस पर्टिकुलर कॉन कॉल में, हो सकता है CEO हो सकता है कोई MD हो, कोई और डायरेक्टर हो, है ना? तो जो भी टॉप का व्यक्ति है ना, वो आके पहले आपको जेनेरिक डिप्लोमेटिक ज्ञान देगा। ये कौन देगा आपको? CEO और MD। वेरी जेनरिक एंड वेरी डिप्लोमेटिक ज्ञान, बहुत ही ज्यादा हद पार गंदा डिप्लोमेटिक। ठीक है। दूसरा, इसके बाद जैसे ही अगला पैराग्राफ में आप कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बातचीत करना शुरू कर दो, सुनना शुरू कर दो, क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर, है ना, ईयर ऑन ईयर, परसेंटेज ऑन परसेंटेज, तो समझ लेना कि वो CFO बात कर रहा है कंपनी। ठीक है। इसके बाद ये जब होता है, एक बार ये चीज खत्म हो गई, मैनेजमेंट ये दो लोग आ गए, बस टॉप मैनेजमेंट आके जेनरिक ज्ञान देगा। उसके बाद CFO आके पता है क्या करेगा? स्लाइड बाय स्लाइड आपको जो चार्ट बना हुआ है ना, उसको मुंह से बोल के बताएगा। सो आवर EBITDA हैज ग्रोन फ्रॉम 1500 करोड़ रुपीज टू 1750 करोड़ रुपीज, समझना, विच मार्क्ड 13.5% growth in our EBITDA quarter on quarter basis. I feel our margin has also come under some pressure, and it has been reduced by 200 basis point from 8% to 6%, again quarter on quarter. That's it. ये काम है उसका। उसको बुद्ध जैसा बिठा देते हैं वहां पर। तेरा कोई ज्ञान नहीं बढ़ना है वहां पर, समझ? मेजॉरिटी 90% ऑफ द टाइम वहां पर ज्ञान नहीं बढ़ता है। 90% ऑफ द टाइम
यहाँ पर सीएफओ में ज्ञान नहीं बढ़ता है, एमडी सीईओ के जेनरिक नॉलेज में ज्ञान नहीं बढ़ता है। रवि जयपुरिया, वरुण जयपुरिया आके तेरे को वीबीएल के बारे में बात करेंगे, तेरा कोई ज्ञान नहीं बढ़ेगा, ट्रस्ट मी। जुबिलेंट फूड वाला आके बात करेगा, अंबुजा सीमेंट वाला आके बात करेगा, तेरा कोई ज्ञानवर्धन नहीं होगा। पता है, सिर्फ बहुत चुनिंदा लोग हैं इंडस्ट्री के अंदर, होते थे रादर, अब तो कोई बचा भी नहीं है, जिनका ये जेनरिक और डिप्लोमेटिक ज्ञान सुनने आदमी आ जाता था। दैट वाज उदय कोटक सर। मैंने कभी भी जीवन में, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मैंने बैंकिंग स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है। आई नेवर इन्वेस्ट इन बैंकिंग स्टॉक्स, आई नेवर इन्वेस्ट इन एनबीएफसी स्टॉक्स। मेरी बात समझ रहे हो? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि क्या उसमें रिस्क जरूरत से ज्यादा हाई होती है क्या? हमेशा आप देखना, वो बैटन होते हैं इकोनॉमी के, अगर बढ़ेंगे तो सबसे पहले वही बढ़ेंगे, और डिप्रेशन आएगा ना तो सबसे पहले बैंक निफ्टी घूमता है, उसके बाद पूरा मार्केट घूमेगा अगले हफ्ते। इस हफ्ते तो पहले बैंक निफ्टी टॉप मारेगा। मेरी बात समझ, सबसे पहले चलता भी बैंक निफ्टी है। दूसरी बात पता है क्या है? एक तो सर ये इतने से छोटे से रीजन के कारण आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि आप बैंकिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करोगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बहुत छोटा डिसीजन, छोटा सा कॉज है। जो मेन कॉज है पता है क्या है? बैंकिंग कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या अपने आप में परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल की पोटेंशियल रखता है क्या? अगले ही दिन क्या स्टॉक पूरा गिर सकता है? पूरा का पूरा गिर जाएगा 99% अगले दिन। मेरी बात समझ में आ रही है? एक खबर आनी चाहिए बस बाहर, एक चिट्ठी बाहर निकल के अगर आ गई कि 6,000 करोड़ के डिपॉजिट गायब है बैंक से, मेरी बात समझना, उज्जवल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, 6,000 करोड़ के डिपॉजिट मिसिंग है, क्या खत्म हो गई बैंक? अगले दिन स्वाहा। समझ रही है? आरती ठंडी करो दोनों तरफ से और प्रसाद बांटो, सत्यनारायण की कथा यहीं समाप्त हुई, पूरा गेम खत्म। अपने अपने घर जाइए, संभाल के रखिए एनुअल रिपोर्ट। अगर आपके पास फिजिकल कॉपी है तो अब वो आर्टिफैक्टल मॉन्यूमेंट हो चुका है, 20-25 साल बाद बिडिंग होगी उसकी। समझ रहे हो आप? अगर आपके खाते थे, आपके पास कोई भी पासबुक है, किसी भी तरह का एटीएम कार्ड है, उसको संभाल के रखिए। अब वो खजाना है अपने आप में। लोग पूछेंगे कैसी होती थी उज्जवल फाइनेंस बैंक का पासबुक, बताओ मेरे को, तो आप निकाल के बताना, आपकी भी रीलें वायरल होंगी। ये लालच दे रहे हैं आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ पता है? अंबुजा सीमेंट क्या अगले दिन 99% गिर सकती है? अबे कैसे गिरेगी? बिल्डिंग खड़ी हुई है। वैल्यू क्या बिल्डिंग से आ रही है? वैल्यू रॉ मटेरियल से आ रही है। वैल्यू सप्लायर सप्लायर चेन जो मैंने बनाई इतने सालों में, जो सप्लायर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करा है, वैल्यू उससे आ रही है भाई। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत सीमेंट बनाने वाली कंपनियों में दीवार टूटेगी नहीं। समझ रहे हो? अंबुजा सीमेंट से बनी दीवार है। प्लीज अंडरस्टैंड। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं क्या, अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड क्या कल जीरो हो जाएगा? क्या नहीं होगा? भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन क्या जम्मू एंड कश्मीर बैंक कल जीरो हो सकता है? यूको बैंक कल जीरो हो सकता है? एक बड़ा स्कैम निकल के आ गया तो, कि कोई शाह है, ए शाह करके, गुजरात से, उसने 17,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया यूको बैंक से, गायब है। किसी को समझ नहीं आया यूको बैंक ने कैसे दे दिया लोन। बोलना नहीं कुछ भी, चिकारा भाई आ जाएंगे 2 मिनट में, नहीं तो समझना इधर। होता है ब्रो, इट इज एज गुड एज दैट। क्या वॉरेन बफेट कहाँ क्या, शैतान का नाम लेते लेते भगवान का नाम ले रहा। राणा कपूर यस बैंक का नाम ले रहा था, पता है? मैं यस बैंक के केस में सबसे पहली खबर ये आई कि यस बैंक का जो एमडी सीईओ है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का किंग पिन है। किंग पिन। मनी महाराष्ट्र में मनी लॉन्ड्रिंग का बेताज बादशाह राणा कपूर। ये खबर निकाली थी आज तक और जी न्यूज ने। सोचो आप, ऐसे स्टार्ट हुआ था यस बैंक का क्राइसिस। अब शाम को जो व्यक्ति ये सुन रहा है खबर, और जिसके 45,000 रुपए आज सुबह ही आके सैलरी में गिरे हैं, क्या वो खबर देखते के साथ ही 10 मिनट के अंदर अंदर एटीएम की लाइन में लगा होगा पैसा निकालने के लिए? कोई भी एटीएम से पैसा निकाल ले, पैसा निकाल तू तो सबसे पहले। तो क्या इनके डिपॉजिट ओवरनाइट 40% क्रैश कर गए क्या? अबे लोगों ने एटीएम से ही खींच लिया पैसा बाहर। सेविंग डिपॉजिट की बात कर रहा हूं, खत्म कर दिया। 40% डिपॉजिट गायब हो गए एक ही रात के अंदर। और अगले दिन का स्टॉक 40-50% टूट गया क्या?
समझ रहे हो? 40% नीचे जाके फिर 35-37% पे बंद हुआ, बट गिरता ही गया, गिरता ही गया। आपको एग्ज़िट करने का मौका ही नहीं मिलता है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आईएल एंड एफएस, ये सारे बैंक्स आप देखिए, आपको एग्ज़िट करने का मौका ही नहीं देगा कभी भी ये, खत्म कर देगा उसके पहले ही। इसीलिए वी डोंट एंटर इंटो बैंकिंग इंडस्ट्री। बट द ओनली एक्सेप्शन वाज़ just to open the con call of Kotak Mahindra Bank and read the management commentary। उससे पता है क्या मिलता था? उससे ये मिलता था कि आपको है ना मार्केट का जो ओवरव्यू उदय कोटक जी देते थे, इकोनॉमी का जो ओवरव्यू देते थे, दैट इज़ वाज़ जस्ट फिनोमिनल। सर एसबीआई तो एक्सेप्शन है ना, एचडीएफसी बैंक भी एक्सेप्शन है, कोटक महिंद्रा बैंक भी एक्सेप्शन है, आप मेरी एक्सिस बैंक भी एक्सेप्शन है और आईसीआईसीआई बैंक भी एक्सेप्शन है और इंडिगो भी एक्सेप्शन ही था और एयरटेल भी एक्सेप्शन है और वोडाफोन आइडिया भी एक्सेप्शन है और जियो भी एक्सेप्शन है। आप मेरी बात समझ में आ रही है? मैं किन कंपनी, ये कंपनीज मिलके क्या बनती हैं सारी की सारी? ये क्या सारे के सारे इस समय बिजनेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बन जाते हैं क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज नॉट जस्ट अ बिजनेस। आप रातों रात बंद नहीं कर सकते ना। गवर्नमेंट ने चू भी करा क्या इंडिगो के ऊपर? चू भी करा क्या? इतना बड़ा कांड करा उन्होंने, बता हुआ कि मतलब लोगों के पर्सनल लॉसेस हुए हैं ब्रो इंडिगो के चक्कर में। तो ये सारे के सारे बिजनेस है ना, गवर्नमेंट क्या चाहते हुए भी इसको बंद नहीं, बचाने आ जाएगी क्या अगर एसबीआई बर्बाद होने लग गया तो? आरबीआई खजाना खाली करेगा अपने एसबीआई को बचाने के लिए। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। यस बैंक को बचा लिया ना। कारण क्या है पता है? इट इज नॉट, यस बैंक तो सर नेशनल इंपॉर्टेंस में नहीं आती थी, उस टाइम पर नहीं आती थी। बट क्या मैसेज गलत जाता है ग्लोबली कि एक इंडियन बैंक फेल कर गई? मेरी बात पूरी दुनिया तो यही बोलेगी कि इंडियन बैंक फेल हो गई, और क्या बोलेगी इसके अलावा? दिस इज द ऑप्ट क्लासिफिकेशन ऑफ दैट, है ना? तो पता नहीं उसका क्या इफेक्ट आ जाए। तो उन्होंने क्या करा, मैनेजमेंट टेक ओवर कर लिया आरबीआई ने। आरबीआई ने अपने बंदे बिठा दिए यस बैंक के अंदर। यही हुआ, रजनीश कपूर से, रजनीश कुमार आया था एसबीआई से, वो आके बैठे, उन्होंने संभाला आरबीआई। रजनीश कांत या रजनीश कुमार जो भी नाम था, है ना? काफी फ्यूड भी हुई थी उनके अश्नील ग्रोवर से, वो सेम गाय एसबीआई का। तो एसबीआई को कुछ होगा, बीएसएनएल को कुछ होगा, एयरटेल को कुछ होगा, गवर्नमेंट आएगी बचाने, आप टेंशन मत लो। ठीक है, कोल इंडिया को कुछ होगा तो गवर्नमेंट आएगी बचाने। वोडाफोन आइडिया को बचा ही तो रखा है, आप बताओ। कोई गवर्नमेंट ऐसा करती है कि ड्यूज के अगेंस्ट में शेयर्स ले लूं? इसके बाद एक बार मैनेजमेंट ने कमेंट्री कर दी ना, इसके बाद एनालिस्ट क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट कर देते हैं। कितने क्वेश्चन एंड आंसर होंगे डिपेंड करता है मैनेजमेंट के मूड के ऊपर। ये होता है पूरा का पूरा कॉन कॉल का स्ट्रक्चर। अब मेरी बात समझना, थोड़ा सा समझना कि कॉन कॉल के अंदर हम क्या क्या चीजें ऐसी होंगी बेसिक लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे, जो असेस करने की कोशिश करेंगे, जो हमको हेल्प करेगी कोई भी एक्सेल मॉडल से ज्यादा। मेरी बात समझना, जैसे कि टोन ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, कि मैनेजमेंट किस टोन में बात करता है आपसे। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, नर्वस है, इवेजिव मैनर में डिच कर रहा है, क्वेश्चन बार बार डॉच कर रहा है। समझ रहे हो? दो दो एनालिस्ट ने सिमिलर क्वेश्चन पूछा, सिमिलर क्वेश्चन डॉच करके उसने घुमा दी बात। मेरी बात समझना, कभी भी ध्यान रखना। मेरे को एक बात आप जनरली बताना, जैसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा, मैनेजमेंट ने आंसर दिया, बात खत्म, आगे अगला किसी और ने क्वेश्चन पूछ लिया, ये एक केस है। दूसरा केस ऐसा बनेगा जब किसी व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, मैनेजमेंट ने आंसर दिया, उसी व्यक्ति ने फॉलो अप क्वेश्चन पूछा, फिर मैनेजमेंट ने आंसर दिया, उसी व्यक्ति ने ऐसे 4 क्वेश्चन पूछे एक ही चीज के ऊपर, मैनेजमेंट ने आंसर दिया। ये बी केस है। आपको ज्यादा सीखने कहाँ मिलेगा, ए में कि बी में? बी केस में सीखने मिलेगा ब्रो, डेफिनेटली। अनस्क्रिप्टेड हो जाएगा क्या, क्योंकि वो आंसरिंग वहां पर अनस्क्रिप्टेड हो जाएगी। कॉन कॉल से क्या आपको फॉरवर्ड गाइडेंस देता है मैनेजमेंट, हिंट देता है मैनेजमेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, एक चीज होती है जिसको यहां पर बोला जाता है, दैट इज बॉडी लैंग्वेज ऑफ नंबर्स। थोड़ा सा आपको सुन के अटपटा लगेगा, बट ये इंडस्ट्री टर्म है, समझना। बॉडी लैंग्वेज ऑफ नंबर्स का मतलब पता है क्या है? बॉडी लैंग्वेज क्या है नंबर की, वो देखो जाके। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट ने अगर टारगेट अचीव करा है या टारगेट को मिस करा है, तो मैनेजमेंट उस चीज को कैसे समझा रहा है, मैनेजमेंट का समझाने का तरीका। मेरी बात समझ में आ रही है? वो नंबर को एक्सप्लेन करने का, जस्टिफाई करने का क्या तरीका है।
क्या वो एक जेनरिक ज्ञान दे रहा है आपको? समझ रहे हो आप? या फिर वो आपको डिटेल के अंदर बात समझा रहा है? फिर पता है दूसरा क्या होता है? यहाँ पर जो आपको वॉच करना है, जो आप मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एक बार, पीयर इंटेलिजेंस के ऊपर वॉच करना है क्या कि लोग क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। और अगर कोई रेड फ्लैग निकल के आ गया, तो बहुत ही खुशी की बात है। वैसे एक बात बताऊं, रेड फ्लैग है ना, ऐसे एक जगह से रेड फ्लैग नहीं निकलता कि अच्छा ये कौन कॉल नहीं पड़ा था तो रेड फ्लैग नहीं था, आप सडनली रेड फ्लैग हो गया। रेड फ्लैग क्या? रेड फ्लैग आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मोज़ेक एनालिसिस। 2 मिनट के लिए मैं साइड लाइन करूंगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्विटी रिसर्च का कंसेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। आपने वो बचपन में वो जिक्सॉ पजल्स देखी हैं क्या, इस तरीके की? है ना, इस तरीके की जिक्सॉ पजल्स देखी हैं, वही होती है मोज़ेक, उन्हीं को बोलते हैं मोज़ेक। तो क्या अलग अलग टुकड़े जोड़कर आप एक मीनिंगफुल पिक्चर बनाने की कोशिश करते हो? अगर ऐसा होता है ना, मेरी बात समझना, तब वो रेड फ्लैग है। जैसे भावेश के बारे में मैंने बात करी है, भावेश के बारे में क्या मल्टीपल जगहों से आपको सेम तरह का कंफर्मेशन कॉलिंग मिलती है क्या कि ही इज नॉट अ गुड एंटरप्रेन्योर, ही इज नॉट अ गुड मैनेजर, मुंह पे झूठ बोल जाता है। अबे मुंह पे कौन झूठ बोलता है इंडिया में? कौन सा आनंद महिंद्रा का भी मुंह पे झूठ बोलते हुए देखा क्या आपने? क्यों? क्योंकि उसको जनरेशनल बिजनेस चलाना है। आपने कभी कुमार मंगलम बिरला को झूठ बोलते हुए देखा कि झूठ बोल दिया उसने? अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखते हैं भाई ये लोग। बात ही नहीं करेंगे सालों तक। गौतम सिंघानिया के ऊपर, गौतम सिंघानिया को लोगों ने क्या क्या नहीं बोला बताओ, उसके पिताजी को लेके कि तूने तो बाहर निकाल दिया और ये कर दिया और वो कर दिया और फलाना और ढिकाना। नहीं, मेंटेन्ड हिज काम, ही मेंटेन्ड हिज कंपोजर। इसलिए उसको क्या करना है भाई, दुनिया कुछ भी बोले, आपको आपका काम करना है। ऐसे तो रोज ही कुछ ना कुछ बोल रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब इतनी गंदी गंदी बातें कुछ भी सोच लेते हैं लोग। तो मोज़ेक एनालिसिस से ही पता चलेगा रेड फ्लैग है कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन से कभी रेड फ्लैग मत बोल देना कभी भी किसी चीज को। मल्टीपल कंफर्मेशन होना चाहिए अपने पास। ठीक है, ध्यान से। मेरे को है ना कॉन कॉल कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? सबसे पहला और प्राइमरी सोर्स तो बीएससी और एनएससी की वेबसाइट है। यहां पर आपको ट्रांसक्रिप्ट्स मिल सकती है ऑफिशियल। क्या फ्री है? पूरी तरीके से फ्री है। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी कॉन कॉल मिलते हैं क्या? फ्री है, फ्री है। स्क्रीनर, स्क्रीनर डॉट इन के ऊपर भी क्या कॉन कॉल मिलते हैं? पूरी तरीके से फ्री है, समझना। एक और है स्टॉक अड्डा, यहां पर भी आपको कॉन कॉल्स मिलेंगे। यहां पर आपको पुराने ऑडियो आर्काइव ज्यादा मिलेंगे। पुराने ऑडियो आर्काइव ज्यादा मिलेंगे, है ना। फिर उसके बाद कंपनी की जो वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पे जो इन्वेस्टर रिलेशनशिप का पेज होता है, हर लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट पे मैंडेटरी होता है बनाना, लॉ है, बनाना ही पड़ेगा। कितनी भी छोटी कंपनी हो, डजेंट मैटर, प्लीज अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद एक और कंपनी है जिसका नाम है अल्फा स्ट्रीट इंडिया करके। ये तो सिर्फ कॉन कॉल्स के लिए ही है। अगर आपको थोड़ा ग्लोबल जाना है तो ग्लोबल में टिकर ले लो। फिर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह इन सब कंपनीज के कॉन कॉल समझने तो टिकर मिल जाएंगे। क्या हम भी कोई कॉन कॉल डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या रिजल्ट्स आने, सीजन स्टार्ट होने वाला है क्या? रिजल्ट्स का आने ही वाला है बस अगले हफ्ते से। अपन सही मौके पे बैठे हैं क्या? बिल्कुल सही टाइम पे पढ़ लिया क्या कॉन कॉल? क्यों आने वाले? 31 मार्च खत्म हुआ ना, अरे आएगा अभी तो क्वार्टरली। सो ना, लास्ट क्वार्टर और पूरे साल का रिजल्ट भी आएगा एक साथ, देगा क्या दोनों? तो मेजर कॉन कॉल है। मेजर कॉन कॉल क्यों है पता है? क्या ये अगले साल का भी पहला कॉन कॉल है? ये मैं बताने वाला हूं आपको इसके अंदर। ये जो कॉन कॉल अब आने वाला है, आज मैं अप्रैल 2026 में खड़ा हूं मेरे भाई। तो आदमी पिछली तो बात करेगा ही करेगा मेरे से। कोई भी एनालिस्ट आएगा तो क्या, कोई भी एनालिस्ट आएगा तो उसकी चेष्टा होगी जानने की कि मैं नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर, नेक्स्ट ईयर के अंदर मेरी क्या गाइडेंस है, आपको क्या लग रहा है सर अगला साल कैसा जाएगा आपका? पीपल वांट टू अंडरस्टैंड दैट ना, लोगों को समझना इच्छा होती है। तो कोई भी बिजनेस का अगर आपको गाइडेंस देखना है ना कि मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है, तो आप क्या क्वार्टर का पहला कॉन कॉल देखते हो आप? मतलब ये जो 2026-27 फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल में, तो अप्रैल में पहला कॉन कॉल जो होगा, वही तो पूरे क्वार्टर की बात करेगा ना। वो मार्च में तो हो नहीं सकता क्योंकि साल खत्म नहीं हुआ है, तो अप्रैल में ही होगा। अप्रैल में होगा या मई में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बता देता हूं, सेबी मैंडेटरी नहीं करता है कि ट्रांसक्रिप्ट भी पब्लिश करो आप। यूजुअली सेबी तो बस बोलता है आप ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट दे दो, खत्म करो, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं आपको चलेगा ना, आपको 2 मिनट अगर सिर्फ इस बारे में बताऊं, या अपन पहले एक बार कॉन कॉल पढ़ लें ताकि आपको समझ में आए? क्या लगता है आपको, कॉन कॉल पढ़ लें या पहले अपन ये डिस्कशन खत्म करें थोड़ा सा? व्हाट डू यू थिंक? ये कर लें एक बार, चलेगा? कोई इशू नहीं है ना? इट इज वन इन द सेम थिंग। ऐसा तो है नहीं कि अपन कॉन कॉल नहीं पढ़े। वो सब चीजें अपन, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने एक बार पढ़ा दिया ना, तो वहां एग्जाम्पल आएगा तो मेरे को कोट करना ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब है ना, अपना एक फ्रेमवर्क है। वो फ्रेमवर्क अपन ने बनाया है, अपन मोदी जी से इंस्पायर हो गए और अपन ने एक फ्रेमवर्क बनाया, डी कोड। मोदी जी अलग अलग ऐसे एब्रीवेशन बना देते हैं फट से। ठीक है, तो डी कोड के अंदर जो डी है, दैट इज डेटा वैलिडेशन। कि कॉन कॉल है ना, आपको डेटा वैलिडेशन करने में मदद करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड। मतलब क्या नंबर जो मैनेजमेंट ने कोट करा था पहले, और जो मैनेजमेंट ने फाइल करा, अब जो मैनेजमेंट ने रिपोर्ट करा, क्या वो चीज सेम है? क्या मैनेजमेंट अपने हिसाब से मेट्रिक बता रहा है क्या? जो उसको बताना है वो बता रहा है, जो छुपाना चाह रहा है वो छुपा रहा है क्या? मतलब रेवेन्यू बता रहा है बट मार्जिन्स की बात नहीं कर रहा है। मेरी बात समझना। क्या मैनेजमेंट अपने आप को लास्ट क्वार्टर से प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया, जबकि उसको पिछले साल के सिमिलर क्वार्टर से प्रिडिक्ट करना चाहिए था? सोच के देखिए। आपको जनवरी फरवरी मार्च की अगर सेल्स का कंपैरिजन करना है, तो आप उसको सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सेल से करोगे, या पिछले साल जनवरी फरवरी मार्च की सेल से करोगे? पिछले साल जनवरी फरवरी मार्च की सेल से करोगे भाई। मेरी बात समझ रहा है? आइसक्रीम की सेल से मान ले अगर, मेरी ये तो हिस्टो क्वार्टर ऑन क्वार्टर होगा ना, लास्ट क्वार्टर से नहीं होगा। क्वार्टर, अगर आपको 2026 का क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 कंपेयर करना है, तो उसको आपको क्वार्टर 4 ऑफ 2025 कंपेयर करना पड़ेगा, वैसे कंपेयर करना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वीक नहीं, इफ साइक्लिकल नहीं, हर केस के अंदर कंपैरिजन ऐसे ही होता है, नॉन साइक्लिकल के केस के अंदर भी कंपैरिजन ऐसे ही होता है। द रीजन इज देयर आर टू थिंग्स, वन इज साइक्लिसिटी, सेकंड इज सीजनैलिटी। अगर साइक्लिसिटी नहीं है तो भी क्या सीजनैलिटी तो रहती है। मेरी बात समझ में आ रही सर? साइक्लिसिटी मतलब जैसे मान लो आपका काम, आप आपकी फटाका बनाने की कंपनी है, शिवाकाशी फायर वर्क्स लिमिटेड। अब ये क्या एक साइक्लिकल बिजनेस है? क्या लगता है आपको? साइक्लिकल बिजनेस मतलब ये क्या साल के अंदर एक बार आएगा? ये साइक्लिकल है कि सीजनल है? सोच के बताओ, ये साइक्लिकल है कि सीजनल है? गोल्ड, गोल्ड कमोडिटी, गोल्ड एज अ कमोडिटी इस समय जिस साइकिल में चल रही है, वो क्या अप साइकिल है या अप सीजन है? वो अप साइकिल है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कमोडिटी कभी भी लंबे समय तक ऊपर नहीं रहती है। तो कॉफी के प्राइसेस अगर दो पिछले 3 साल में 3 गुना हुए हैं, तो क्या ये वापस नीचे आएंगे? वापस नीचे आएंगे। कारण क्या है पता है? इंसान है ना, उगा लेगा ना कॉफी, सप्लाई बढ़ा देगा ना। तो मेरी बात समझ में आ रही है? कमोडिटी के अंदर क्या ह्यूमन के पास हमेशा एक ऑप्शन होता है सप्लाई को इंक्रीज करने का? अनलिमिटेड सप्लाई नहीं कर सकते आप डेफिनेटली। जिंक निकालना है, जितना निकालोगे उतना ही निकल पाएगा। मैग्नीशियम जितना है उतना ही निकाल पाओगे, लिथियम जितना उतना ही निकल पाओगे। बट आप टेम्पररी तो सप्लाई बढ़ा ही सकते हो। और ये सप्लाई बढ़ाना कम करना, ये पूरा गणित दुनिया को क्या ओपेक कंट्रीज ने सिखाया? ये लोग पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स ही वैसे मैनेज करते थे, आज इनको कोई पूछ नहीं रहा है। आए 2008 के पहले की अगर आप बात करोगे, तो ये तो खुदा थे भाई। पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स दुबई यूएई से चलती थी, कोई हाथ नहीं लगा सकता था सऊदी को। जिस हिसाब से बमबारी हुई है, किसी ने सोचा नहीं था कि किसी जमाने में ये गत हो जाएगी इनकी।
तो यही करते थे, किसी ने ज़्यादा टाँय-फाँय करा, कोई भी कंट्री अगर ज़्यादा कुछ बोल गई, तो तेल का प्रोडक्शन ही रोक देंगे। होल्ड पे कर देंगे तेल का प्रोडक्ट, लगाओ क्रूड को लेके जाओ ऊपर वापस। 5 हैं, 5 के 5 पट्टे, स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ को अपने आप ही बंद कर देते थे ये लोग। वो तो अब अपने को समझ में आया कि उसको स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ बोलते हैं। तो डेटा वैलिडेशन इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंपोर्टेंट। दूसरा पता है क्या है जो आपको हमेशा ढूँढने की कोशिश करनी है किसी भी मैनेजमेंट में, दैट इज़ क्या बोलेंगे इसको, ई फॉर इवेजन डिटेक्शन। कि मैनेजमेंट इवेसिव तो नहीं हो रहा है। क्या मैनेजमेंट क्वेश्चन को डॉच कर रहा है? कर रहा है तो कौन से क्वेश्चन को कर रहा है? क्योंकि मेरी बात समझना, वो बच्चे का आपको पता है कि ये बेटा वो कोने में नहीं जाना। आप वो बस बोल के चले जाओ। आप जैसे ही बाहर निकलोगे सबसे पहले वो उसी कोने में जाके घुसेगा क्या? है ना? पता मतलब वो होता ही है, टेंडेंसी है। समझ रहे हो? तो वो टेंडेंसी रखनी है अपने को। मैनेजमेंट ने डॉच कर दिया ये क्वेश्चन। अब मैं बनूँगा खुफिया जासूस। मेरी बात समझ रहे हो? जासूस जग्गा। एंड अब मैं ये क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताऊंगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है मैनेजमेंट की, जब भी वो डॉच करता है क्वेश्चन तो उसको क्या लग रहा है, तू जवाब नहीं देगा तो क्या लोग ढूंढेंगे नहीं, लोग पूछेंगे नहीं, पूछना बंद कर देंगे, वो और इंटेंसिटी से ज्यादा पूछेंगे। अब तो ऐसे ही होता है। कौन से क्वेश्चन आपने डॉच करे? क्या मैनेजमेंट सिर्फ डॉच क्वेश्चन नहीं, मैनेजमेंट ने अगर इस तरीके से जवाब दे दिया, वी विल लुक इनटू इट, क्या लगता है आपको? लेट अस कम बैक टू यू। ये दोनों चीजें क्या बहुत वीक प्रोजेक्शन करती हैं? वीक मैनेजमेंट का प्रोजेक्शन है। आप तैयार ही नहीं हो यार। आपके पास भी तो 3 महीने में एक ही अपॉर्चुनिटी थी। इट इज योर ओनली टाइम टू सेंड योर वॉइस टू द पब्लिक। आप सेंसेशन क्रिएट कर सकते हो एज अ मैनेजमेंट एक कॉन कॉल के थ्रू। अरे यार, एक चिट्ठी के थ्रू एक चिट्ठी भेजी बस डीमार्ट ने कि हम 50 स्टोर खोल दिए इस क्वार्टर में। सिर्फ एक कागज आया ना, मेरी बात समझ रहे हो, उससे क्या 20% उछल गया शेयर। फिर सेंसेशन तो कहीं भी क्रिएट कर सकता है भाई तू, है ना? गो फैशन के प्रमोटर्स हैं, डॉज करते हैं शुभम। पढ़ा आपने, पढ़ा तूने वो ऐसा डॉज करते हैं क्वेश्चंस को? क्या कोई टॉपिक है जिसको वो कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं, पूछते ही नहीं? जैसे कई बार क्या होता है, एनालिस्ट भी बहुत होशियारी मार देते हैं और एक साथ 3-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये प्लस ये प्लस ये, तो दो के बारे में बात करी, एक के बारे में बात ही नहीं करी। तो कई बार क्या होता है, जो सीनियर एनालिस्ट होते हैं वो घेर लेते हैं बीच में कि नहीं नहीं आप पहले वो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये सब चीजें आपके साथ होंगी। मैं आपको क्यों बता रहा हूं पता है? आई एम जस्ट फीडिंग योर ब्रेन कि ये सब होगा ही होगा। फिर कोड का जो सी है उसमें आपको देखना है कि मैनेजमेंट की जो बातें हैं उसमें कॉन्फिडेंस है या कॉशन है। मतलब कॉन्फिडेंस वर्सेस कॉशन मतलब समझना थोड़ा सा, कि जब मैनेजमेंट आपको गाइडेंस दे रहा है, गाइडेंस देते समय मैनेजमेंट की जो लैंग्वेज होती है क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्या, कि वो किस लहजे में बोल रहा है? जैसे कि मैनेजमेंट ए है, वो बोलता है कि वी एक्सपेक्ट 20% ग्रोथ। दूसरा बोलता है वी एक्सपेक्ट सेल्स ग्रोथ समवेयर बिटवीन 12% टू 22%। समझना। दूसरा बोलता है वी एक्सपेक्ट अ मिड डबल डिजिट ग्रोथ। और चौथा बोलता है वी एक्सपेक्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग 25% प्लस सेल्स ग्रोथ इन नेक्स्ट 3 years। क्या ये चारों के बोलने का तरीका बहुत अलग अलग है क्या? कम्युनिकेशन बहुत अलग हो रहा है ना? आपके लिए भी कम्युनिकेशन अच्छा, और क्या शेयर की वैल्यू कितनी बढ़ेगी ये इसी पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर ग्रोथ क्या है। प्लीज अंडरस्टैंड, है ना? तो मैनेजमेंट किस तरीके से बोल रहा है, वो जब बात कर रहा है तो वो डिफेंसिव है क्या असर्टिव है? कोई भी खराब कोई भी अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कौन सा खराब कौन सा अच्छा है। इट इज ऑल अबाउट कि वो मैनेजमेंट कैसा है। मुझे नहीं पता आपने रिकॉर्डिंग देखी है कि नहीं देखी है, लेकिन मैं आपको मेरा एक पर्सनल किस्सा बताऊं, जहां पर पूरा एनालिसिस डन हो गया था, कंपनी तैयार थी खरीदने के लिए 85 रुपीज के भाव पे, 85-90 रुपीज के भाव पे। 110 पे देखी थी, 75 पे देखी थी कंपनी, 110 आ गई थी, 85 पे वापस आई थी। खरीदने के लिए सुबह 9:15 बजे पैसा डाल दिया था मैंने जीरोधा में कि मेरे को सुबह बाय करनी है कंपनी।
एंड वो बेड़ा गर्क हो कि उसी दिन कॉन कॉल, रिजल्ट भी अच्छा आया, कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने कॉन कॉल नहीं पढ़ा था लास्ट रिजल्ट का बस, और मैंने शाम को कॉन कॉल पढ़ लिया। उस समय क्लासेस नहीं होती थी, फ्री बैठता था, तब ये लिबर्टी मिलती थी, अब नहीं मिलती है लिबर्टी, अब केज लगता है ना, अब खुद के लिए कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं पढ़ पाता। तो उस समय जब पढ़ा ना, तब पता है मैनेजमेंट से सवाल पूछा, ओल्ड एज होम वाला बिजनेस, यस, मैनेजमेंट से सवाल पूछा कि आप फ्यूचर में कहाँ पर एक्सपैंड करने वाले हो। मैनेजमेंट बोलता है वी आर क्लूलेस, वी डोंट नो। मैनेजमेंट का बोलने का तरीका तो वैसे ही था, मैनेजमेंट ने ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला कि वी आर क्लूलेस, मतलब देख रहे हैं, करते हैं, सोचते हैं, बताते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने पुराने कॉन कॉल्स में देखा तो मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांगली बात कर रहा था उस टाइम पर। अबे तू तेरे ग्रोथ की बात कर रहा है ना, ग्रोथ की बात में तू स्टैंड कैसे चेंज कर सकता है? ये क्या आपको वीक कैरेक्टर का मैनेजमेंट बताता है? ऐसा मैनेजमेंट अगर मेरे को लफाजी करे बड़े-बड़े कि हम तो 25% ग्रोथ अचीव कर लेंगे जी और हम तो 40% कर लेंगे जी। क्या ऐसे मैनेजमेंट की वॉक द टॉक के ऊपर कोई भरोसा है कि जो बोल रहा है वो करके दिखाएगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वहां पर आके एन चंद्रशेखर अगर टाटा मोटर्स के ऊपर कोई बात बोल के जाता है, मेरी बात समझना है, टीसीएस के कॉन कॉल के अंदर आके बोल के जाते हैं कि वी आर प्रोजेक्टिंग 13% 14% सेल्स ग्रोथ इन टीसीएस इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो क्या ये बात में दम होगा? वक़्त है उस बात की भाई। कौन बोल रहा है इस पे भी डिपेंड करता है ना। मेरी बात समझ रहे हो? दैट इज़ व्हाट कॉन्फिडेंस वर्सेस कॉशन चेक। फिर आपको ओ के अंदर देखना है आउटलुक सिग्नल्स। मैनेजमेंट है ना, आपको सिग्नल देने की कोशिश करेगा। क्या मैनेजमेंट को भी चाहिए कि मेरा स्टॉक प्राइस ऊपर जाए? सब लोग जो कॉन कॉल में हैं वो घर जाके बाय का कॉल दें, है ना? होल्ड का कॉल दें, एक्यूमुलेट का कॉल दें। क्यों? क्योंकि क्या प्रमोटर की पर्सनल वेल्थ बढ़ती है। प्रमोटर ने जो अपने शेयर गिरवी रखे होते हैं, उसमें क्या कुशन मिलता है प्रमोटर को? सोच के देख। 300 रुपए का शेयर था, तब प्रमोटर ने एक शेयर गिरवी रखा, एक शेयर के बदले 200 रुपए का लोन ले लिया। तो इसका मतलब प्रमोटर ने वन थर्ड के हेयर कट पे, यानी 100 रुपए के शेयर पे 66 रुपए का लोन ले लिया है। ठीक है? अब ये शेयर बढ़ के 600 रुपए का हो गया, तो लोन तो वही 200 का ही है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या प्रमोटर अब बैंक घर नहीं आएगा ना, बैंक भी निश्चिंत हो गया है क्या कि 600 के एसेट पे 200 का लोन दे रखा है अपन ने अब वो एसेट की वैल्यू। तो मैनेजमेंट, अच्छा दूसरी बात, क्या सनक रहती है क्या फोर्ब्स लिस्ट के अंदर आने की? वो भी तो सनक है अपनी जगह, सबकी रहती है। अब तुमको क्या लगता है वहां पर और क्या पैशन बचता है बता? आदमी 35 करोड़ की घड़ी बेच के ताली बजा रहा है, राधे राधे कर रहा है, अगर 35 करोड़ की घड़ी पहनी हुई है, समझ लो, राधे 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 कर रहा है अगर बोले बोले, तब उसके बाद और क्या बचता है उस लेवल पे? तो यही गेम चलते हैं पूरे के पूरे कि कौन किस लिस्ट में आ रहा है, सबसे प्रीमियम रियल एस्टेट किसके पास है, पाम जुमेरा में कोने वाला बंगला किसका है, जिसमें वो तीसरी डंगाल पे जो आखिरी वाली प्रॉपर्टी वो मेरी है ना। आनंद भाई ऐसे ही समझाते, पाम जुमेरा तीसरी डंगाल जो है ना, राइट हैंड साइड वाली, उसमें जो आखिरी बंगलो है वो आप मार अपनो इच्छा जाना, वहां भी बनतारा खोल रखा है, वहां तो लीगल भी है, पाइथन छे पाइथन, समझ रहे हो? जा, मजे करो उधर। जो गया वापस नहीं आया कभी भी। पर्सनल बर्मुडा ट्रायंगल बनवाया बोला, अंदर ही जाओ बस डायरेक्ट। मैनेजमेंट भी चाहता है भाई, मैनेजमेंट ही थोड़ा ना चाहता है आप जाके बुच मार दो उसकी और बोलो कि सेल का आप जाके उनको दे दो। मैनेजमेंट सब कुछ करेगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मोतीलाल ओसवाल अगर सेल की रिपोर्ट, सेल सेल रिकमेंडेशन दे रहा है किसी रिपोर्ट पे, तो क्या मैनेजमेंट को ये चीज पता हो चुकी होगी पहले से, एक हफ्ते पहले से? मैनेजमेंट से बात हो चुकी होती है मेरे भाई, बिना बात करे नहीं देते हैं सेल की रिपोर्ट, पाए की दे देते हैं बिना बात करे। मेरी बात समझ में आ रही है? कारण क्या, रिश्ते खराब हो जाएंगे ना। एट द एंड ऑफ द डे एक ही इंडस्ट्री के अंदर सरवाइव करना है ना। तू मेरे से कमाएगा, मैं तेरे से कमाऊंगा, आज मेरे को सेल देना दे, देना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता। जब क्या होता है, दो तीन चार एनालिस्ट मिलके प्रेशर बनाते, तब कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती है कि हाँ हमारे भी तो कर्म खराब ही थे। अब जैसे ओला इलेक्ट्रिक है, भावेश कुछ कर पाएगा कि अगर कंपनीज ने सेल कॉल दे दिया तो यहाँ से क्या करेगा बताओ आप? कुछ नहीं कर सकता। जब 800 रुपए पे था आपका ये टाटा मोटर का हाई क्या बना था? 800 के आसपास ही था, क्या हाई था? 1100 का ही था, 1100 1200 का ही था। 800 रुपए पे जब शेयर था तब 260 रुपए का कॉल दिया था कोटक महिंद्रा बैंक ने। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, टाटा मोटर सेल कॉल, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज में। आपको क्या लगता है बिना बात करे दे दिया टाटा मोटर से? टाटा मोटर और कोटक महिंद्रा एज अ ग्रुप
इसके अलावा और किसी भी तरह के किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं है? क्यों टाटा अपने शोरूम पे कोटक महिंद्रा का लोन मेला का ऑफर नहीं चलाता है? चलाता है कि नहीं चलाता है? चलाता है। रॉ मटेरियल की फंडिंग करता है टाटा मोटर्स के लिए, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक करता है। ये दिया, ये इक्विटीज़ ने दिया। लेकिन मालिक तो एक, मेरी बात समझ में आ रही है? आपको रीज़नेबल रहना पड़ता है क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉन कॉल्स मैनिपुलेटेड है या ये इंडस्ट्री मैने, बट यू हैव टू बी वेरी रीज़नेबल। आप ब्लैक एंड व्हाइट पे नहीं खेल सकते, आपको ग्रे पे ही खेलना पड़ेगा हमेशा। आई होप मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ आपको क्या। अगर कोई कंपनी है जिसको आप सेल कॉल दे रहे हो, तो क्या ये आपकी हम्बल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? क्या ये आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं बनती कि पहले आप उस कंपनी से जाके प्रॉब्लम डिस्कस करो? तू समझ नहीं रहा है भाई, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ योर एक्शन। तूने 5 पॉइंट्स के कारण टाटा मोटर्स पे सेल कॉल दे दिया सुबह-सुबह 9 बजे। टाटा मोटर का शेयर 25% डाउन हो गया, मान ले ऐसा हो गया। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ ऑल कि उस रिपोर्ट का वायरैलिटी कितनी होगी। अगर बहुत वायरल हो गई एक ही दिन में रिपोर्ट, सबने कवर करी तो ठोक देंगे लोग टाटा मोटर्स को। कंपनी आई 2:30 बजे, कंपनी ने आके 5 में से 4 पॉइंट पे तो ऐसे उड़ा दिए तेरे, फूँक मार के, प्रूफ देके कि सब गलत है, फैक्चुअली इनएक्यूरेट पॉइंट है। और ये हम राम जेठमलानी जी के ऑफिस से बंदे को भी लेके आए, ये नोटिस भेज रहा है उसको। समझ रहे हो? एड्रेस पे जा रहा है नोटिस। आप समझ नहीं रहे हो, आपकी एक गलती क्या लोगों की परमानेंट कैपिटल वाइप आउट कर देती है क्या? आप इतना इम्पैक्ट रखते हो, तो आपको ये इंश्योर करना है कि गलत चीज़ तो नहीं जानी चाहिए। फैक्चुअली इनएक्यूरेट चीज़ नहीं जानी चाहिए। क्या आप उस समय बोल सकते हो कि मेरे को पता नहीं था कि ये गलत है, ये रूमर है? मैंने तो चैट जीपीटी से ले लिया था। अबे चैट जीपीटी तो स्टोरी टेलर है, तो कुछ भी स्टोरी बना देगा। तू तू अंदर जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा। सर क्या मैं अंदर जाऊँगा? बिल्कुल अंदर जाओगे, आपको क्या लग रहा है? आपको बिठा के रखेंगे बाहर लड्डू खिलाने के लिए। कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ, डेफ़िनिटली सेबी है, व्हाइट कॉलर क्राइम है ना, तो अंदर जाना बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। बट सेबी आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि आप अब रिसर्च एनालिस्ट का बिज़नेस नहीं कर सकते अगले 3 साल। ले जी, बैठो घर में। कोहर्ट चालू करो दूसरा। इसलिए सब ईमानदारी से काम करो। फ्री बैठोगे तो कोहर्ट चालू कर दोगे तुम रिसर्च पढ़ाने का, है ना? ये सब काम नहीं करना है, ठीक है? फिर क्या करना है पता है? फिर अपने को डाइवर्जेंस चेक करना है कि मैनेजमेंट, समझना। अच्छा सॉरी, मैंने आउटलुक सिग्नल की बात नहीं करी। आउटलुक सिग्नल में मैनेजमेंट आपको आगे से हिंट देगा। क्या मैनेजमेंट केपेक्स की बात करेगा? मैनेजमेंट केपेक्स पे हमेशा बात करेगा। केपेक्स बोले तो कैपिटल एक्सपेंस, कि हम कितना पैसा बिज़नेस में लगाने वाले हैं। मतलब ये है आह, कि अगर जस्ट इमेजिन करो, अगर एक कंपनी है लॉरेस लैब्स करके, वो बोलती है कि हम हमारी कैपेसिटी को अगले 3 साल में 3 गुना करेंगे। कि आज अगर हम 1 करोड़ मेडिसिन बना पा रहे हैं 1 दिन की या 1 साल की, तो हम 3 करोड़ मेडिसिन बनाएँगे। 3 गुना हो जाएगी कैपेसिटी, मतलब 200% का एडिशन करेंगे। आपको लगता है ये दुनिया का टॉप सीक्रेट प्लान होगा, एरिया 51 टाइप? बिल्कुल। ये फाइलों से बाहर नहीं निकलना चाहिए मनोज। इसको दबा के रखो, किसी को कानो-कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम, है ना, सडनली अपन थप्पा कर देंगे सिप्ला को, कि थप्पा, ऐसा नहीं होता ब्रो। मैनेजमेंट क्या डंका बजाएगा ऐसा कि साहिबान, मेहरबान, कदरदान, हज़रात, 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 सब लोगों को मालूम हो कि लॉरस लैब 3 गुना कैपेसिटी करने वाला है। हज़रात ह व्हाई? उसको पता है ना, ये पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करता है। केपेक्स एक्सपेंशन अगर है तो क्या वो बुलिश मोमेंटम क्रिएट करता है? बुलिश मोमेंटम क्रिएट करता है। बट उल्टा आउटलुक अगर देखना है तो उल्टा आउटलुक भी तो आएगा। उल्टा आउटलुक क्या आएगा पता है? अगर मैनेजमेंट बार-बार अपने केपेक्स के टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रहा है, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन्स बार-बार डिफर होती है, ये बहुत कॉमन होता है इंडिया में। बोला था प्लांट शुरू हो जाएगा दिसंबर 2025 में, आज अप्रैल 2026 खड़ा है। प्लांट किसका था? कोल्ड ड्रिंक का था। अब बता, अप्रैल 2026 में तू प्लांट इस्तेमाल अगर आज चालू करता है, तो वो प्लांट अब पूरे साल किसी काम का है क्या तेरे? मेरी बात समझ में आ रही? पूरे आप खुद सोच के बताओ ना, दिसंबर में चालू होना था ना कोल्ड ड्रिंक का प्लांट, तो
तू अप्रैल में चालू करके करेगा क्या भाई कोल्ड ड्रिंक बना के? कोल्ड ड्रिंक जो आज बिक रही है वो 2 महीने पहले बनी है मेरे भाई, आज नहीं बन सकती। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्या दिसंबर इनके लिए पीक सीजन होता है मैन्युफैक्चरिंग का, सबसे हेवी लोड होता है वरुण बेवरेजेस पे दिसंबर में, दिसंबर और जनवरी में, क्योंकि फरवरी में तो खाली कर देते हैं पूरा माल। क्या ये लोग फरवरी एंड तक 100% सोल्ड आउट हो चुके होते हैं पूरे समर के लिए? यस, आई एम नॉट किडिंग। फैक्ट्री से माल डिस्पैच हो जाता है पूरा। समर का तो हो गया, अब आगे की बात करो क्या करना है 2 महीने में, है ना? तो ऐसा नहीं होता है कि लोग बताएंगे नहीं किसी को। अगर ये बार बार डेफर होता है ना, कि अब मान ले वो अप्रैल तक कर दिया तो किसी काम का ही नहीं बचा मेरे, तो पूरा सीजन खत्म हो गया। अब मैं अप्रैल में बना रहा हूँ, मई जून तो बारिश आ गई, कौन खरीदेगा कोल्ड ड्रिंक? उसके बाद ठंड आ गई, कौन खरीदेगा कोल्ड ड्रिंक? बिजनेस ही 10% 20% रह जाता है कोल्ड ड्रिंक का। नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ में कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है इंडिया में कोल्ड ड्रिंक का, वैसे हमारे यहाँ सेंट्रल में नहीं होता इतना इंदौर, मेरे घर में कल्चर नहीं है कोल्ड ड्रिंक पीने का। बात बताई मैंने आपको। कंपनी अपने हायरिंग प्लान्स बताती है तो, कि हम एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 2000 कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन करना, अगर ले ऑफ नेगेटिव न्यूज है तो क्या हायरिंग एक बहुत पॉजिटिव और बुलिश सिग्नल है? कि कंपनी हायर कर रही है मतलब धंधा बढ़ रहा है, तभी तो हायर कर रही है यार। कंपनी आगे होके बिना पूछे कंपनी अपने एडवर्टाइजिंग बजट के इंक्रीमेंट के बारे में बात करना शुरू कर देता है मैनेजमेंट। मैंने पूछा ही नहीं था उससे, जबरदस्ती उसने बीच में घुसा दी बात। कंपनी कोई नई ज्योग्राफी के अंदर जा रही है, जैसे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को मोरक्को के अंदर लाइसेंस मिल गया चीतोस बनाने का। जो फ्रीतो लेस कंपनी है ना, फ्रीटो लेस करके जो कंपनी है पेप्सी की, उसका लाइसेंस मिला कि आप स्नैक्स बनाइए, और पानी तो ऑलरेडी बना ही रहे थे वहां पर अफ्रीका के अंदर। तो अब कोई नई ज्योग्राफी के अंदर अगर एंट्री कर रहा है तो डेफिनेटली कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो वर्किंग कैपिटल रिलीज के ऊपर अगर कोई कमेंट्री हो रही है तो, जैसे वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, की धंधा चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव कमेंट्री चाहिए तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो रही है। अगर कोई कंपनी ऐसा बोलती है कि पहले हम 20 दिन की उधारी देते थे, 20 दिन की उधारी देते थे, कि कोई प्रोडक्ट अगर आपने मेरे से आज ये खरीदा है तो आप ये लेके जाइए, 20 दिन बाद आप मेरे को पैसा दीजिए आराम से। बहुत कॉमन है 20 दिन, मतलब इंडिया में 60 दिन की उधारी चलती है बेसिक, 2 महीना, कहीं पर भी कुछ भी। किराने में तो 1 महीना कॉमन ही है, जो किराने वाले हैं। कोलगेट अगर आप आज खरीदते हो तो महीने भर के पहले कहाँ पैसा देते हो आप उसको? जो कोलगेट का सब, वो तो बेचारा रोज आके वो डायरी मांग मांग के थक जाता है पैसा, और वो भी 2000 का बिल है तो कभी 200 दे रहे हैं, कभी 300 दे रहे हैं, कभी 700 दे रहे हैं, बिका ही नहीं है, ले जाओ वापस, ऐसा बोल देते हो आप उसको। ठीक है। अगर मैनेजमेंट बोलता है कि ये जो जी हमारा उधार है ना 30 दिन का, इसको अब हम खत्म करके हम तो जी कैश एंड कैरी मॉडल पे आ रहे हैं। कैश एंड कैरी मतलब पटिए पे पैसा रख और लेके जा। क्या ये बहुत पॉजिटिव कमेंट्री है वर्किंग कैपिटल की? ऑर्डर बुक के बारे में मैनेजमेंट अगर कुछ बात कर देता है तो, पाइपलाइन के बारे में बात करता है तो, कितना पाइपलाइन में है, कितना ऑर्डर बुक है, ये आ सकता है। डाइवर्जेंस के अंदर क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंस के अंदर है ना, 2-3 तरीके के डाइवर्जेंस हो सकते हैं। नंबर 1, मैनेजमेंट ने कुछ बोला और वो करा ही नहीं, ये भी डाइवर्जेंस है। मैनेजमेंट ने बोला कुछ और, मैनेजमेंट का प्लान कुछ और ही था पिछले क्वार्टर तक, है ना? और इस क्वार्टर में आके मैनेजमेंट कुछ और करने की चेष्टा कर रहा है। क्यों कुछ और करने की चेष्टा कर रहा है? क्योंकि कॉम्पिटिटर वही कर रहे हैं। मेरी बात समझना। मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली, क्या ये रेड फ्लैग हो जाएगा आपके लिए अगर मैनेजमेंट अपना नैरेटिव तुरंत चेंज कर देता है तो? बिल्कुल रेड फ्लैग हो जाएगा। कारण क्या है पता है? आप पापा की दुकान नहीं चला रहे हो ना, छोटी किराने की दुकान नहीं है। इट इज अ मेगा मल्टी बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन। आप ऐसे कैसे रातों रात विजन चेंज कर रहे हो? कर रहे हो तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के साथ आओ। जस्ट बिकॉज कॉम्पिटिटर कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, डज नॉट मेक एनी सेंस। एंड लास्ट में जो ई आएगा ना इसके अंदर, दैट वुड बी एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड। मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, इसीलिए जो कंपनी पे आप अपनी मेन रिसर्च करोगे, मेरी बात समझना, क्या इस कोहर्ट के दौरान अगर आप एक कंपनी पिक करते हो, से फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको, लिस्ट दूंगा आने वाले दिनों में कि कंपनी कौन सी आपको पिक करनी है, से एमआरएफ पिक करते हो, तो क्या आप ऐसे चलोगे क्या बिल्कुल कि एमआरएफ के अलावा तो अब मैं कुछ देखूंगा ही नहीं जीवन में, सिर्फ एमआरएफ ही मेरा जीवन है? ऐसा नहीं है।
आप क्या कम से कम 25-50-100 कंपनीज के बारे में कुछ ना कुछ फैक्ट्स न्यूज़ पढ़ चुके होंगे बाय द एंड ऑफ दिस कोहोर्ट। जो आपकी मेन कंपनी है ना, उसके क्या हम 12 कॉन कॉल पढ़ेंगे? ओह माय गॉड! ओह माय गुडनेस! यस। कारण क्या है पता है? उस पे क्या तेरे को तांडव करना है 3 घंटे, 2 घंटे, ढाई घंटे, 1 घंटे, कोई कुछ भी पूछेगा तो तेरे को बताना है। यू आर इंटू दैट पोज़ीशन। आप समझ नहीं रहे हो भाई। जैसे मैं आपसे बिठा के बात करता हूँ, है ना? इक्विटी रिसर्च है, इंटरव्यू चल रहा है। मैंने आपसे बिठा के बात करी, इंटरव्यू 15-20 मिनट हो सकता है, 30 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है। उसके बाद तो टूट ही जाएगा ना तू। मेरी बात समझ में आ रही है? कब तक इंटरव्यू मोड में रखेगा उसको? क्या वो कन्वर 1 घंटे से ऊपर कुछ भी गया तो क्या कन्वर्सेशन है? 100% इंटरव्यू नहीं बचा है वो। दोनों तरफ से वैल्यू ऐड हो रही है टेबल पे। तभी तो 1 घंटे के ऊपर बात खींच रही है। नहीं तो इवैल्यूएशन करना है, रखना है कि नहीं रखना है, वो तो कर चुका है वो। 1 घंटे के ऊपर का अगर इंटरव्यू जा रहा है किसी का तो क्या इवैल्यूएशन ऑलरेडी हो चुका है उसका? यस। उसको दिमाग में कोई मिस क्लैरिटी, मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं ब्रो। पीडब्ल्यूसी में वैल्यूएशन का इंटरव्यू लिया है मैंने, वैल्यूएशन हायरिंग के लिए। आप मानोगे नहीं, हमारे लिए मतलब वी कैन नॉट जस्ट गो डायरेक्टली एंड टेक इंटरव्यू। आपको एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ता था, ट्रेन द इंटरव्यूअर प्रोग्राम करके। हमको एक ट्रेनिंग दी जाती थी कि इंटरव्यू लेने की प्रोसेस क्या है। कारण क्या है पता है? यू आर टेकिंग इंटरव्यू ऑन बिहाफ ऑफ पीडब्ल्यूसी, तो सिमिलैरिटी होना चाहिए असेसमेंट के अंदर। किस तरीके का बंदा हायर करना है, कैसे हायर करना है, हमारे कल्चर फिट है कि नहीं है, क्या रेड फ्लैग्स हैं, क्या रेड फ्लैग्स नहीं है, समझना। तो बहुत कॉमन होता है जो मैंने आपको बताया। क्या समझ में आया आप लोगों को? तो आप है ना, जब किसी से 1 डेढ़ 2 घंटे बाद की बात कर रहे हो ना, तो कन्वर्सेशन हो रहा है। कन्वर्सेशन हो रहा है मतलब आप भी इक्वल इनपुट दे रहे हो। आप अपना इक्वल इनपुट सिर्फ तभी दे पाओगे जब आप वेल रेड होगे। आप अगर एक चैट जीपीटी से या क्लॉड से एक प्रॉम्प्ट लिख के एक रिसर्च रिपोर्ट बनवा लेते हो और उसको 2-3 बार पढ़ लेते हो, 4 बार पढ़ लेते हो, 5 बार पढ़ लेते हो, खुदा ना खास्ता, चलो ऐसा कर लो बस। आज के दिन सुबह-सुबह आपको पता चला कल आपका इंटरव्यू है, आपने क्लॉड से एक रिपोर्ट बनवाई एकदम टकाटक, उसको 10 बार पढ़ लिया दिन भर में। चैंपियन है तू। कल क्या तू 2 घंटे बाद खींच पाएगा क्या उसके ऊपर? आपको लगता है आप फॉलो आप पसीने आना शुरू हो जाएँगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपकी उसको ही समझ में आ जाएगा दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल। तू खुद ही कंफर्टेबल, क्योंकि 1.5 घंटा मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तो वो भी ऐसा हो जाएगा और तू भी ऐसा हो जाएगा, है ना? तू भी पहले नाम पे आ गया कि और रॉबिन क्या हाल-चाल है? स्टार्टिंग रॉबिन सर से हुई थी, ना आखिरी में जाते तो रॉबिन आई वुड लाइक टू गेट इन टच विथ यू, मे बी समटाइम्स वी कैन मीट ओवर अ कॉफी, ना ऑन स्टारबक्स और समवेयर। डेफिनिटली यू हैव टू पे बिल, आई एम तो अनएम्प्लॉयड ना भाई। इट डिपेंड्स कि नेक्स्ट कॉफ़ी का बिल अगर आप मौका दोगे तो फिर मैं भर देता हूँ। ऐसा करके आप एकदम फ्लर्ट करके आ गए उसके साथ, स्वीट फ्लर्ट, कि सर अगर आप मौका दोगे तो फिर मैं ही भरूँगा ना, आप अपॉर्च्युनिटी दीजिए। ठीक है, आई विल टेक यू टू ताज, समथिंग लाइक दैट। ऐसा आपने एकदम स्वीट उसको स्पॉट कर दिया। सॉल्व टू यू, चार्म है ब्रो, हो जाता है, पटक जाता है। नेवर नो कहाँ जाके गिरेगी। ठीक है, तो मेरे को 12 कॉन कॉल पढ़ने हैं, जिस कंपनी पे आप रिसर्च कर रहे हो। क्यों 12 कॉन कॉल पढ़ने हैं? आपको 3 साल की क्वार्टर बाय क्वार्टर की हिस्ट्री पता, हिस्ट्री नहीं पता क्या आपको याद होना चाहिए कि 2 साल पहले फलाना क्वार्टर में कितना परसेंट रिजल्ट आया? बिल्कुल भी नहीं। बट क्या मैं तेरे को गो थ्रू कराना चाहता हूँ पूरे बिज़नेस से, ताकि वो कम्फर्ट लेवल आ जावे तेरे साथ। मैं तेरे को एक बात बताऊँ, मैं एक बात बताऊँ, मेरे हिसाब से मैंने ऐसे कोई काउंट नहीं करा, बट मेरे हिसाब से 1000 कंपनीज़ होंगी जो कॉन कॉल रिलीज़ करती होंगी अपना रेगुलर बेसिस पे। मिनिमम 1000 कंपनीज़ होंगी, 5000 में से। तू उन 1000 में से कोई भी एक रैंडम कंपनी पकड़ ले और उस रैंडम कंपनी का पिछले 3 साल का कॉन कॉल पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ ले समझते हुए। मैं तेरे को बता सकता हूँ, तेरे को उस बिज़नेस का 80 से 90% ज्ञान हो चुका है। जो एक टॉप एक्सपर्ट के पास जो नॉलेज है ना, उसका 80% नॉलेज तेरे पास है। तो जो रिमेनिंग 20% है, पूरी ज़िंदगी लड़ाई बस वो 20% की और कुछ भी नहीं है। मैं मज़ाक थोड़ी ना कर रहा हूँ। अरे यार, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या है, ये तो मेरे को चलता-फिरता इंटर्न बता देगा ना, इसके लिए थोड़ी ना पैसा देता है कोई ऑटोमोबाइल रिसर्च वाले को। क्या आप टॉप 1% कंट्रीब्यूशन के लिए बड़ा पैसा देते हो सामने वाले को? डेफिनिटली, पैसा तो उसी के लिए मिलता है, जनरल चीज़ों के लिए तो 7000 की स्टाइपेंड मिलती है।
समझना। तो आप 80% लेवल मीट कर जाओगे सिर्फ 3 कॉन कॉल पढ़ के। तू कजारिया सेरेमिक का कॉन कॉल पढ़ ले, 3 साल के लगातार, तेरे को सेरेमिक इंडस्ट्री का चीथड़ा उड़ जाएगा कि वर्टिफाइड टाइल क्या होती है, नॉन वर्टिफाइड टाइल क्या होती है, सेमी ग्लेज टाइल क्या होती है, सेरेमिक टाइल क्या होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? सब पता चल जाएगा। कौन सी टॉयल बीट के बिखर के चूरा होती है, कौन सी टॉयल बिखर के टूट जाती है, टुकड़े में बढ़ जाती है, बड़े-बड़े टुकड़े होते हैं, किस टाइल के चूरे हो जाते हैं, जिसमें गैस भरते हैं उसके चूरे हो जाते हैं। तो गैस क्यों भरते हैं? हीलियम गैस लगती है, आपको पता है सेरेमिक के लिए क्यों बंद हो गया मोरबी के अंदर प्लांट? चले गए सब के सब बिहार में। क्या हीलियम गैस की रिक्वायरमेंट होती है सेरेमिक बनाने के लिए? बिल्कुल, अरे अंदर जाती है, गैस भराती है अंदर। टाइल्स का वजन तभी तो इतना कम होता है। अगेन प्रोसेस है पूरी। अब ये सर नॉलेज कहाँ से आया ये? आपको पता है नॉलेज कहाँ से आया? एक लाइव क्लास में हम सिर्फ कजारिया सेरेमिक के रेवेन्यू एनालिसिस के दौरान उसका कॉन कॉल पढ़ रहे थे। दैट्स इट। वो पूरी की पूरी बैच को कजारिया सेरेमिक सेरेमिक इंडस्ट्री का वैसे ही नॉलेज आया सेम। जो मैंने अभी आपको बोला मैं तो भूल भी गया अभी कि वर्टिफाइड क्या नॉन वर्टिफाइड क्या। तो जिसने उस टाइम पढ़ा था वो बच्चा तो स्टूडेंट है, आप लोगों की तो मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, समझना। तो आप लोगों का तो और स्ट्रांग, उनका और स्ट्रेंथ। क्या आपको वीडियो चाहिए? मैं डेफिनेटली दूंगा फ्यूचर में आपको। मैंने आज तक हर हर बैच में वो वीडियो पास करा है। हर बैच में वो वीडियो मैंने पास करा है, जानबूझ के सबको दिया है वो वीडियो, रेवेन्यू एनालिसिस के नाम पे। कारण क्या है? क्योंकि मुझे पता है वो जेम ऑफ द लर्निंग है, आपको लिटरली समझ में आएगा। आप तार तार खोल सकते हो, कोई भी बिजनेस डिफिकल्ट नहीं है। आपको जिस बिजनेस से डर लगता है ना, उस बिजनेस को उठा के समझना शुरू करो। बस शुरुआत में है ना, मैं क्या चाहता हूं पता है आप लोगों से? कुछ एक बिजनेसेस है जिनसे अपन दूर रहेंगे। कौन से बिजनेसेस? अगर एक लाइन में बोलूं तो जहां पर रेगुलेशंस बहुत हाई होते हैं, ऐसे सारे बिजनेसेस से आप दूर रहोगे। समझ में आ रही है बात? बैंक क्या रेगुलेशन हाई होते हैं? रेगुलेशन हाई होते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज क्या रेगुलेशंस हाई होते हैं? गैम्बलिंग रेगुलेशन हाई होते हैं, माइनिंग रेगुलेशन हाई होते हैं। थोड़ा अपन दूर रहेंगे इनसे। ठीक है, पावर में तू देखेगा तो उतने रेगुलेशन हाई नहीं है। सोच के देख, पावर क्या डेमोक्रेटाइज होने वाला है अगले 10 साल में। कोई भी घर पे छत पे बना रहा है इलेक्ट्रिसिटी, क्या बात कर रहे हो आप? आज से 10 साल पहले आपको अगर बिजली बनानी होती थी तो कम से कम 1,000 करोड़ का गेम है बिजली मैन्युफैक्चरिंग करना। अबे प्लांट लगेगा ना, बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट लगा दिया, डैम बनाना है उसके लिए तो। थर्मल पावर प्लांट लगाए तो भी 200-300-400 करोड़ का गेम है। बड़ा लगाया तो मिनिमम 1,000 करोड़, सब्सटैंशियल अगर बनाना है तो। आज क्या करना है? 2 पैनल लगा है, उससे मोबाइल चार्ज होता है मस्त पूरे उत्तर प्रदेश में। है ना, घरों के बाहर लेके बैठ जाते पैनल इतने बड़े बड़े, पूरा घर रोशन हो रहा है उससे। बैटरियां चार्ज हो रही है रात को, उससे बल्ब जल रहे हैं। होता है ब्रो, आदमी खुद ही बिजली बना रहा है। समझना। तो वहां पर अभी इतना डेमोक्रेटाइजेशन नहीं, आप चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आया कौन से बिजनेसेस अभी अपने को नहीं लेने, कौन से बिजनेसेस नहीं पिक करने? बेसिक क्लैरिटी सर, क्यों नहीं पिक करने? लॉजिक भी बता दो फिर। आप डरते हो बैंकिंग से कहीं, इसलिए तो नहीं बेटा। मैं बैंकिंग पे मैंने पूरा जीवन बैंकिंग पे बात करी है। मैंने मैक्रो इकोनॉमिक, आज का डब्ल्यूबीटी भी जो आया वीकली बाजार टॉक, वो बैंक के ऊपर ही था कि आरबीआई कैसे हैंडल कर रहा है वेस्ट एशियन क्राइसिस को। ये जो ईरान इराक वॉर चल रहा है अभी, ईरान यूएस वॉर चल रहा है, इसको इसमें आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक कैसे हीट को हैंडल कर रहा है, वो क्या क्या चीजें कर रहा है। समझ लो, इट इज नॉट अबाउट कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इट इज अबाउट कि जब कोई बिजनेस में रेगुलेटरी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है तो वो सरकार के हिसाब से चलता है। तो वो बिजनेस को ही समझना अपने आप में बहुत ट्रिकी हो जाता है सबसे पहले। तो तू समझ अभी कि जब तू सबसे पहले बिजनेस एनालिसिस सीखना चाहता है, तो तेरा पूरी एनर्जी इस समय ये चीज सीखने पे जानी चाहिए कि बिजनेस को एनालाइज कैसे करा जाता है, ना कि इस चीज पे जाना चाहिए कि बिजनेस क्या है। मेरी एक, आज अगर आप टेलीकॉम कंपनी उठा लोगे ना, तो आपको अगले 2 महीने सिर्फ इसमें लग जाएंगे समझने में कि टेलीकॉम का बिजनेस होता क्या है। आई एम नॉट किडिंग। आपको क्या लगता है इतना आसान है? इतना आसान धंधा है क्या? नहीं है। स्पेक्ट्रम, सिर्फ स्पेक्ट्रम समझने में ही उलझ जाओगे कि क्या होता है स्पेक्ट्रम, होता क्या है साला ये स्पेक्ट्रम। इसके लिए हजारों करोड़ दे देते हैं ये लोग। कुछ भी नहीं है स्पेक्ट्रम, कुछ है स्पेक्ट्रम? कुछ भी नहीं, लाइसेंस है बस एक। ये परमिशन है स्पेक्ट्रम, और कुछ भी नहीं है। समझ लो, डिफेंस है। अब परेशान हो जाएगा तू एचएल को समझने में ना। एचएल
हेलीकॉप्टर बनाती है, ठीक है, तो लाइट वेट हेलीकॉप्टर भी बनाती है, हेवी वेट हेलीकॉप्टर्स भी बनाती है ना, फाइटर प्लेन्स भी बनाती है, गन्स भी बनाती है, नासिक में गन्स बनाती है। प्लीज अंडरस्टैंड। तो ऐसे टाइम पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मेरा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस को एनालाइज करना। तो मैं कौन सा बिजनेस लूं जिस बिजनेस को समझने में मेरे को दिक्कत ना जाए। क्या तू दवा की कंपनी ले सकता है? क्या तू टायर की कंपनी ले सकता है? क्या तू एक न्यूज चैनल ले सकता है? तू समझ सकता है एक न्यूज चैनल को, तो ले ले। अगर तुझे ऐसा लगता है कि तुझे पता है कि एडवर्टाइजमेंट मॉडल है पूरा बिजनेस का, तो तू ले ले। लेकिन तुझे ऐसा लगता है कि सर न्यूज वाले तो भगवान है, देखो फ्री में अपने को दिखाते, अपने से कुछ पैसा तो लेते ही नहीं। आप इतने भोले हो, आपको ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे यूट्यूबर फ्री में आके वीडियो बना के जाता है, तो फिर आप मीडिया के लिए नहीं हो। मत उठाओ मीडिया में, मत जाओ मीडिया में। आपको समझना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझना। लेकिन बिजनेस जो आप पिक करोगे ना अभी के लिए, बिजनेस मीडियोकर नहीं होना चाहिए। मतलब तेरी जो मेन कंपनी है जिसपे तू रिसर्च कर रहा है, क्या वो डोम्स स्टेशनरी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। क्या वो नवनीत एजुकेशन हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। अबे वो धंधे में है ही क्या? तू समझ रहा है, पेंसिल बना के बेच रहा हो क्रेयॉन की, उस बिजनेस में तू क्या बात करेगा किसी से? आदमी तेरे पे हंसेगा कि तुम मजाक कर रहे हो क्या, कि इक्विटी रिसर्च कर रहे हो। मैं तुमसे बात क्या करूं? क्या कंजम्पशन स्टॉक कुड बी अ गुड प्लेस टू स्टार्ट? अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट, अ वेरी सेफ प्लेस टू स्टार्ट। थोड़ा सा अगर आपको इधर उधर हिलना है, थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज करना है, तो क्या आप फार्मास्यूटिकल में जा सकते हो, स्पेशलिटी केमिकल में जा सकते हो। स्पेशलिटी केमिकल में चैलेंज नहीं होता है बिजनेस को समझना। कारण क्या देख, जैसे मान ले, एक एग्जांपल देता हूं, आरती फार्मा। आरती फार्मा बनाता है जेंथाइन। मैंने अपन ने कल भी बात करी थी, है ना। अब सर मेरे को तो पता ही नहीं है जेंथाइन क्या है। अरे बात वो नहीं है, बिजनेस तो समझ में आता है ना। क्या आरती फार्मा जेंथाइन बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योर करता होगा, है ना? वो रॉ मटेरियल प्रोसेस करके जेंथाइन बनाता होगा और उसको बेच देता होगा, ऐसे पैसे कमा रहा है। अब तेरे को क्या समझना है, पता है जेंथाइन का यूज क्या होता है, जेंथाइन के लिए रॉ मटेरियल कौन से लगते हैं, जेंथाइन बनाने की प्रोसेस क्या है, और जेंथाइन का मल्टीपल उसके कस्टमर्स कौन है मेरे। जो ये चीज समझ, ये तो ईजी है, ये बॉटल नेक नहीं है। कारण कि ये तो स्ट्रक्चर समझ में आ चुका ना तेरे को। ये तो ट्रेडिंग है सर, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस में है ना। मोटा मोटा स्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन टेलीकॉम कंपनी के केस में तो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग नहीं है ना। हाथवे केबल्स के केस में तो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ना। मेरी बात समझ रहे हो आप, है ना? आप उज्जीवन, एयू फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो तो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ना। एक स्टॉक ब्रोकर कैसे पैसे कमा रहा है, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ना। कॉम्प्लिकेटेड बिजनेसेस है वो, बिजनेस समझने में समय लग जाएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। तो एनालाइज तो फिर तो और आगे कर पाएगा। अब तेरे को करना है, वो तेरे ऊपर है। कई लोग हैं, मतलब हजारों रिपोर्ट्स, 1000, 1500, 2000 रिपोर्ट्स चेक करी होंगी, ज्यादा ही करी होंगी आज तक, उसमें गिनती चुनती 2 4 5 रिपोर्ट ही बैंकिंग के ऊपर सबमिट करी है। जरूरत नहीं है अभी करने की। कारण क्या है पता है, मैं तेरे को इस बात की अश्योरेंस देता हूं, बाय द एंड ऑफ दिस कोहर्ट, क्या तू जितना कंफर्टेबल जुबिलेंट फूडवर्क और वरुण बेवरेजेस लिमिटेड और दिव्यानी इंटरनेशनल, जो नॉन बिजनेस है तेरे, पिज्जा पास्ता कोल्ड ड्रिंक वाले, उन बिजनेसेस के कॉन कॉल पढ़ने में जो जितना कंफर्टेबल है, क्या तू उतना ही कंफर्टेबल एक बैंकिंग कंपनी के कॉन कॉल पढ़ने में भी होगा? क्या? ये मेरा अश्योरेंस है आपको। आप लिख के रख लो, फलाना डेट को 22:23 पे आपने ये चीज बोली थी। आई एम गारंटिंग दिस टू यू। ये चीज अपन करेंगे ही करेंगे हर हालत में, ठीक है ना? समझना। कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं मैनेजमेंट रिलेटेड, क्योंकि यहां पर तो मैनेजमेंट का कॉन्डक्ट ही होगा बस जो रेड फ्लैग बताएगा आपको किसी भी कॉन कॉल में। मैनेजमेंट अगर ये बोल देता है कि वी डोंट गिव गाइडेंस, मेरी बात समझना, ये तो आप गाइडेंस नहीं दोगे तो फिर कौन गाइडेंस देगा? कहां से पता करूं मैं? और बताओ आप ये बोलना चाह रहे हो कि मेरे को अकाउंटेबल मत ठहराना, तभी गाइडेंस नहीं दे रहे हो ना। कि कल को आपने 12% बोल दिया, 12% नहीं निकला तो मेरे मेरे कॉलर पकड़ोगे आके? तो इतना भी नहीं है कि तेरे में कॉन्फिडेंस। और
कंपनी अगले साल, अगले क्वार्टर, अगले 6 महीने में कैसा परफॉर्म करेगी, ये मैनेजमेंट के अलावा आपको कोई नहीं बता सकता। मेरी बात समझना। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि मैनेजमेंट है ना, ब्लेम गेम स्टार्ट कर देता है। ब्लेम गेम मतलब पता है क्या होगा? और ये कैसे पकड़ पाओगे पता है? ये पकड़ पाओगे जब कुछ कीवर्ड्स है ना बार-बार आना शुरू हो जाएँगे, जैसे कि जीएसटी डिसरप्शन। अगर मैनेजमेंट बार-बार ये वर्ड यूज़ कर रहा है, पूरे कॉन कॉल के हर दूसरे आंसर में मैनेजमेंट ये वर्ड लेके आ जाता है। वेस्ट एशिया क्राइसिस, ईरान यूएस वॉर, है ना? मॉनसून इम्पैक्ट, वन टाइम आइटम। जैसे गो फैशन में मोहित बोल रहा है फुटफॉल इज द कीवर्ड। बार-बार बोलते हैं कि लैक ऑफ फुटफॉल, यही बोल रहे हैं ना वो। बार-बार एक ही चीज़ बोलता है, हर क्वेश्चन का आंसर एक ही है, लैक ऑफ फुटफॉल। एक ही एक्सक्यूज बार-बार रिपीट करते हैं, दैट इज ब्लेम गेम। मैनेजमेंट अगर बेसिक क्वेश्चन का आंसर, ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाएगा एनालिसिस करना। मैनेजमेंट अगर बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है तो उसमें मैनेजमेंट फंबल मार रहा है। मैं मैनेजमेंट से वर्किंग कैपिटल पे बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट से प्लांट यूटिलाइजेशन पूछ रहा हूँ कि आप क्या कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, मैनेजमेंट के पास जवाब नहीं है। पता नहीं, देख के बताता हूँ। तू बता भाई मेरे बात, तेरे को पता ही नहीं तू कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहा है? क्या कि एक कंपनी को पता होता है कितनी कैपेसिटी पे काम कर रही हो? कितनी कैपेसिटी मतलब ये जो थर्मस बनाने वाली कंपनी है, ये दिन के 1000 थर्मस बनाती है, लेकिन ये 4000 थर्मस बना सकती है, इसके पास इतनी बड़ी मशीन है, तो ये 25% कैपेसिटी पे ही काम कर रही है ना। तो ये तो पता होना चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट को। ऐसी चीजें पता नहीं है। वेरी शॉर्ट कॉन कॉल, बहुत ही छोटा कॉन कॉल, मतलब बहुत ही छोटा कॉन कॉल, यानी 15-20 मिनट में कॉन कॉल खत्म कर दिया। मिनिमम क्या 1 घंटा चलना पे क्वेश्चन, पहले पर 10 मिनट तो तुम ही खा जाओगे, मॉडरेटर और तुम्हारा सीईओ सीएफओ, फालतू की बात करने में, समझ रहे हो आप? आदमी फिर क्वेश्चन पूछेगा, करेगा, टाइम तो दो। इट गिव्स अ सिग्नल कि आप लिमिट कर रहे हो। समझना। इसके बाद एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, विच इज एग्रेसिव गाइडेंस, स्पेशली कब? आफ्टर अ बैड क्वार्टर। ये सबसे बड़ा गाइडेंस है, इससे दूर रहना। सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, सॉरी, इससे दूर रहना। मेरी बात समझना। कई बार ऐसा होता है कि सडनली जो टॉप मैनेजमेंट है वो मिसिंग हो जाता है, स्पेशली आफ्टर अ बैड क्वार्टर, एक खराब क्वार्टर के बाद। ये होता है, बहुत कॉमन है, नहीं आते। कोई भी किसी भी कारण से क्वार्टर खराब हो गया तो व्हाट डज गाइडेंस मीन्स? गाइडेंस मीन्स कि आप ये बताइए कि अगले साल आप कितना परसेंट प्रॉफिट करेंगे, अगले साल आपकी सेल्स कितनी परसेंट बढ़ेगी, ये गाइडेंस है। आप गाइड करो हमको, और कौन बताएगा? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? गुनगुन अभी क्लियर है? चलिए आगे देखिए। ये तो हो गए आपके मेजर रेड फ्लैग्स। क्या कुछ ग्रीन फ्लैग्स भी हैं जिनके बारे में अपने को बात करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर रेड फ्लैग के बारे में बात करी तो ग्रीन फ्लैग के बारे में भी तो बात करो, जिससे अपने को समझ में आए कि मैनेजमेंट अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। ओपनली अगर मिस्टेक्स को एडमिट करता है, क्या वो मैनेजमेंट अच्छा है? अगर वो करेक्टिव एक्शंस एक्सप्लेन करता है आपको कि हम ये करेक्टिव एक्शंस लेंगे जी, ये मैनेजमेंट चाहिए मेरे को, है ना? एकदम स्पेसिफिक एंड रियलिस्टिक टाइमलाइन दे, ऐसा मैनेजमेंट चाहिए क्या? लफाजी वाला नहीं, क्लियर कट गाइडलाइन देना चाहिए। मेरी बात समझना। क्या मैनेजमेंट के पास जनरली, ये तो होता ही होता है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ब्राउनी पॉइंट नहीं दे सकते, है ना? ये नहीं बोल सकते कि अच्छा मैनेजमेंट है, बट क्या सारे के सारे फाइनेंशियल मेट्रिक टिप्स पे होना चाहिए क्या? टिप्स पे होना चाहिए। क्या आप अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस का भी जवाब देने की प्रोसेस में होना चाहिए क्या?
आप हर तरह के क्वेश्चंस को जवाब दोगे क्या? हर तरह के क्वेश्चन, स्टोरी चेंज नहीं करनी है। प्रमोटर हर कॉल में पर्सनली प्रेजेंट है, नो मैटर व्हाट। जैसे रवि जयपुरिया जी हैं, है ना? वो पिछले 10 साल से, जब से 2016 में बीबीएल लिस्ट हुई, तब से हर कॉन कॉल में आता है वो बंदा। नो मैटर, वो छोटे-छोटे बच्चों का जवाब देता है। बच्चे मतलब जो अभी 30-35 साल के, और इक्विटी रिसर्च में वो तो बिलियनर आदमी है। उसने तो सब खुद खड़ा करा है। फ्रेंचाइज़ का क्या गुरु है क्या वो, पूरी दुनिया के लिए? इंडिया के लिए तो गुरु ही है कि फ्रेंचाइज़ बिज़नेस कैसे चलाया जाता है, मास्टर फ्रेंचाइज़ बिज़नेस कैसे चलाया जाता है। उनसे अच्छा स्केलिंग करना कोई जानता है? उनसे अच्छा एसओपी ड्रिवन बिज़नेस करना कोई समझता है पूरे इंडिया में? वरुण बेवरेजेस लिमिटेड और जुबिलेंट फूडवर्क इन लोगों से ज़्यादा बेहतर। केएफसी वरुण बेवरेज चला रहा है ब्रो, मतलब रवि जयपुरिया चला रहा है इंडिया में। मेरी बात समझ, जुबिलेंट मास्टर है क्या ये लोग ग्रोथ करने में, डोमिनोज? यस। ये आपके कुछ ग्रीन फ्लैग्स हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? यहां तक एकदम क्लियर है सब लोगों को अच्छे से, ए टू जेड? ठीक है। अपन है ना, देखना, एक काम करिए, आप आगे बढ़िए। अभी अपन नेक्स्ट लाइव सेशन सिर्फ डेडिकेटेडली कॉन कॉल रीडिंग पे रखेंगे क्या? अभी क्योंकि मैंने कुछ भी खींचा ना, वो आपके लिए हैवी हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा यार। मेरी बात समझ रहे हो आप? आपको अटेंशन पे करना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर। अपन स्क्रीन पे पढ़ेंगे, एआई से समझेंगे, स्क्रीन पे पढ़ेंगे, एआई से समझेंगे, विल नॉट डू इट राइट नाउ। क्योंकि मैं भी लगातार 1 घंटा 57 मिनट 22 सेकंड से एक जैसा बोल रहा हूँ, है ना? तो मेरी भी अब एनर्जी टुवर्ड्स डाउनवर्ड की तरफ ही जाएगी। अगला 1 घंटा अगर मैं तो खींच दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट एनर्जी तो ड्रॉप होगी होगी फॉर श्योर। ठीक है। अपन क्या नेक्स्ट नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर कवर करें, कॉन कॉल पार्ट 2 करके, जहां पर अपन रीडिंग करेंगे कॉन कॉल की। तब तक अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर, अच्छा मैं आपको एक असाइनमेंट दूं तो आप करके आओगे? अपन इस असाइनमेंट को रिपीट भी करेंगे, अपन इस असाइनमेंट को रिपीट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये कॉन कॉल रिलेटेड असाइनमेंट ही है, कोशिश करोगे करने की? बैंकिंग कंपनी का असाइनमेंट है, बैंकिंग कंपनी का असाइनमेंट। एचडीएफसी बैंक में अभी एक बहुत बड़ा गवर्नेंस इशू हुआ है क्या? एचडीएफसी बैंक में बहुत बड़ा गवर्नेंस इशू हुआ है। ठीक है। क्या गवर्नेंस इशू हुआ है? कंपनी के जो चेयरमैन थे, चेयरमैन मतलब सीएमडी, कौन थे? अंतनु चौधरी चक्रवर्ती, ही रिजाइंड, वो रिजाइन कर गए। और रेजिग्नेशन में उन्होंने बोला दैट ही इज नॉट कंफर्टेबल विद फ्यू एक्टिविटीज विच इज गोइंग ऑन इन द बैंक, एथिकल इश्यूज है उनको। कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या, ये होना क्या क्राइसिस हो गया मैनेजमेंट के लिए है। अब अंतनु तो बाहर हो गया। मार्च 19 को एचडीएफसी बैंक ने एक कॉन कॉल करी है। आपको क्या करना है पता है? आपको screener.in पे जाना है, एचडीएफसी ओपन करना है, सबसे बॉटम में आना है, और मार्च 2019 में अभी रिसेंटली जो कॉन कॉल रिलीज हुई है वो डाउनलोड करनी है। और डाउनलोड करके पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ ओपन करोगे, फिर Ctrl+F करना है, तो एक विंडो ओपन होगी ऐसी, जिस पे मैग्नीफाइंग ग्लास होगा। वहां पर आपको एक नाम सर्च करना है, वो नाम है प्रशांत पेरीवाल। ब्लैक रॉक के पोर्टफोलियो फंड मैनेजर हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? सिर्फ इनके कन्वर्जेशन को पढ़ के आना है क्या? और कुछ भी नहीं है। इतना करोगे आप? पता है इसने कैसी बात रिपीट करी? इसने क्या बोला मैनेजमेंट को? किसके मैनेजमेंट को? हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक के मैनेजमेंट को, कि इस 1 घंटे में
मेरे को कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। आई हैव नॉट, मतलब अगर मैं इनको एग्जैक्टली आपको कोट करने की कोशिश करूं तो ये बोलता है उस टाइम पर कि सो फार वॉट एवर आई हैव हर्ड ऑन दिस कॉल डजेंट मेक मी एनी वाइजर देन आई वॉज 1 आवर अगो। मेरी बात समझना। अब ये एग्जैक्टली क्या था, क्या नहीं था, कैसा था, क्या ये आप पढ़ोगे जाके? सिर्फ आपको प्रशांत पेरीवाल जी की क्वेश्चनिंग और उस पे मैनेजमेंट के आंसर्स को पढ़ना है। जितने क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं वो सब पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखना, मैंने तो ये असाइनमेंट दिया है। देखो, दो चीजें हैं। एक है कि आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना है या आपको 10x रिसर्च एनालिस्ट बनना है। जिसको रिसर्च एनालिस्ट बनना है ना, वो ये काम करेगा। मेरी बात समझना। जिसको रिसर्च एनालिस्ट बनना है वो ये काम करेगा। और जिसको 10x रिसर्च एनालिस्ट बनना है वो क्या करेगा? वो क्या एचडीएफसी बैंक का वो पूरा कॉन कॉल पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ओपन करते से सबसे पहले बात ही उस टॉपिक पे करेगा। समझ रहे हो? आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आएगा उसका, कुछ भी नहीं है ऐसा। कोशिश तो करो समझने की, 4 दिन का टाइम है। कोशिश करोगे? कोशिश करो, नहीं तो फिर अपन तो पढ़ेंगे। अपन इसी से स्टार्ट करते हैं अगले कॉन कॉल सेशन में, चलेगा? अपन यही वाला कॉन कॉल पढ़ते हैं क्योंकि मैनेजमेंट एनालिसिस भी चल रहा है अभी, है ना? तो ये सबसे बेस्ट टाइम, और ये गवर्नेंस इशू ही है। ठीक है? तो आपको एटलीस्ट ये देखो, आप अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है। एटलीस्ट आपको क्रॉस करने का मौका मिल जाएगा कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी और जो अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी है वो बिल्कुल सेम थी क्या? बिल्कुल सेम है तो बहुत अच्छी बात है। आपने अगर पढ़ने की कोशिश करी, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली तो मैं बता ही दूंगा। लिसन करना है और रीड करना है। रीड। तेरी वाले, तेरी वाले की तेरी वाले, एक बार चेक करना तो। मैं नाम भूल रहा हूँ, पेरी वाली है शायद। तेरी वाले, तेरी वाले, सॉरी, मेरे मेरा मैं नाम भूल गया उनका, आई एम सो सॉरी। प्रशांत टेरीवाल, आई एम माय बैड, माय बैड, माय बैड, माय। अच्छा, आप लोगों ने खोल के देख भी लिया है क्या? कंट्रोल एफ मार के कि हाँ अभी घेर लें आपको, अगर कुछ मिले नहीं है इस तरीके का तो। ठीक है, चलिए। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आपको इंपॉर्टेंट समझ में आया होगा कॉन कॉल का, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा।